भी एड्रेस करेंगे। तो 3-4 जो बड़े मुद्दे हैं, जैसा कि लोगों ने बताया, जैसे रोड का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, फायर फाइटिंग का है। उसके अलावा एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए डे टू डे रेसिडेंट्स के लिए बड़ा ये प्रॉब्लम होती है, जैसे लिफ्ट है। तो लिफ्ट का आपको जैसे पता है, एएमसी तो हमारे ओएम के पास है, हाइसन के पास है वो, लेकिन वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उसको। इस आफ्टर ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो उनको एफिशिएंसी लेवल पहुंचना चाहिए था, वो पहुंचे नहीं है अभी। तो उनके साथ हम एफएम की मीटिंग में इंटरवीन करते हैं, और पिछले 6-8 हफ्ते में आप लोगों ने देखा होगा शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। वी आर स्टिल नॉट हैप्पी, बट हम उनसे रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं डायरेक्टली थैसन वालों के टीम से, और स्केल अप करके हम कोशिश करते हैं कि ये जो एड्रेस हो, और ये इसकी जो ब्रेकडाउन्स हैं या बटन्स वगैरह के इशूज़ हैं, डोर्स वगैरह के इशूज़ हैं, थोड़ा ये अच्छा हो जाए। तो उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, लगातार उनके साथ इंटरेक्शन हमारी बनी रहती है। एक दूसरा ये कि हमारी जो लिफ्ट लॉबीज़ वगैरह थी सब टावर की, बहुत शैबी लुक था उसका, बहुत गंदा दिखता, जितने पैनल थे टूट चुके थे, होल्स दिखते थे उसमें। तो एफएन के साथ मिलके हमने उसको सारा पैनल्स वगैरह चेंज करवाया, जो आप विजिबल है, आप देखेंगे नए पैनल्स लगे हैं, थोड़ा उसमें एस्थेटिकली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है, अच्छा लग रहा है वहाँ पे। इसके अलावा भी एक कुछ जगह देखेंगे, जब दीवार बारिशों में बहुत ख़राब हो गई थी, जो एरियाज विजिबल हैं रैम्प के आसपास, जो एयर वेंट्स बने हुए हैं बेसमेंट के, उसके ऊपर में थोड़ा बहुत वाइट वॉशिंग वगैरह हुई है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमने कराने की कोशिश की थी। और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जो हमने क्राइसिस अभी 2-3 महीने पहले पीक ऑफ समर में फेस किया था ऑन इलेक्ट्रिसिटी फ्रंट। एक्चुअली जब हमने सर्वे किया था, और लकली वी हैव वन प्रोफेशनल गाइड फ्रॉम हमारे भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ब्रीफ करें कि क्या स्थिति है हमारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जो अभी हमारे यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि वी इन टोटल मेस, हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्टर्ब हो रही थी, काफ़ी हो रहा था। एक स्थिति ऐसी भी आई थी कि हमारे को शायद 56 घंटे लगातार डीजी चलाना पड़ा था। सारी चीज़ें हमारा जितने, चाहे वो मेन गेट पे एक वीसीबी जो लगा है, वो भी काफ़ी प्रेशर डालने पर, दैट इज़ वन पॉजिटिव अचीवमेंट विच वी हैव। उनको रिप्लेस कराना पड़ा विद इन 2-3 डेज़ या 4 डेज़ लगा था, लेकिन वो रिप्लेस हुआ। तो अभी सिचुएशन ये है कि एक वीसीबी हमारे पास, हालांकि उस इंटरेक्शन में आरपी साहब से बात हुई थी कि 2 वीसीबी लगाना था, एक ट्रांसफार्मर के साथ भी लगनी चाहिए, चूँकि नहीं तो वो भी बाईपास है वहाँ पे, ट्रांसफार्मर को खतरा है वहाँ पे। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव अचीवमेंट था, बहुत प्रेशर डाला था, उन्होंने एग्री किया था सेकेंड वीसीबी के लिए, बट वो बैकआउट कर गए, वो डिली डैलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हमारे। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि मैं खुद भी इन्वॉल्व था उसमें सारी चीज़ें बाईपास है हमारे यहाँ। टावर वाइज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग है ही, वहाँ पे भी एक वीसीबी लगनी चाहिए ट्रांसफार्मर के पास, एक और इंस्ट्रूमेंट लगता है वहाँ पे, एक इक्विपमेंट लगता है, वो भी नहीं है। जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि हमारे अपर बेसमेंट में बना हुआ है, कोई भी जाके देख सकता है, एक्सेसिबल है वहाँ पे, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। एक एसी भी होता है जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ओवरलोडेड था, क्योंकि पहले वो जब इंस्टॉल किया गया था पहले आरपी के द्वारा, तो वो मतलब उसकी कैपेसिटी कम थी, और जैसे जैसे ये लोगों के वहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ती गई, वो ओवरलोडेड हो गया, तो उन्होंने उसको भी बाईपास कर दिया। और जो पैनल्स हैं वहाँ पे, वो भी प्रॉपर शेप में नहीं है। इतनी ख़राब स्थिति में है कि कभी भी कुछ वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो ओवरलोडेड है वहाँ पे। तो ये हमारे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रोड तो सबको दिखती है, सब पता है आपको, सब दिखता है, लेकिन स्थिति काफ़ी अपेरेंटली किसी को दिखता नहीं है। लोड्स के इशू हैं, एडुकेट लोड्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है लोगों का, मतलब घर पे जो फ्लैट वालों के साइज़ के हिसाब से भी नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो शायद आप कई जगह तो एक एसी भी नहीं चला, सॉरी एक अभी विंटर में आप एक गीज़र भी नहीं चला सकते 6-7 में, ये स्थिति है। बैकअप इज़ ए मेजर इशू, उसमें भी वही इशू है कि आप मिनिमम आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है फ्लैट के साइज़ के हिसाब से, वो भी आप अपना इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर सकते, चाहे वो गीज़र हो, चाहे एसी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, जो भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बस आपको शेयर करना चाहता था। हमारा मेजर मुद्दा जो है अभी आगे काम करने का, रोड कैसे बना सकते हैं हम इसको, उसमें काफ़ी टाइम बिताया हमने। एक आर्किटेक्ट है प्रोफेशनल, उनको हमने हायर किया था हम लोगों ने। उनसे इसका बैकग्राउंड क्या है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट की टीम से कोई हमारे को ड्राइंग नहीं मिली,
कि एक्चुअली हमारा क्या यहाँ पे रोड का क्या था और इसकी ड्रेनेज वगैरह क्या सिस्टम थी, वो सपोर्ट मिला नहीं, इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो आर्किटेक्ट ने काफ़ी सर्वे कर लिया यहाँ पे और कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं, कुछ और अभी बाकी है कंप्लीट। रफली कुछ कॉस्टिंग वगैरह भी आई है हमारे पास। रोड जब हम कहते हैं तो एक बात ये समझ लीजिए, उसमें दो एडिशनल एस्पेक्ट हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब समझ सकते हैं कि हमारी जो रोड के साथ में ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो रोड हमारी उसकी लाइफ रहेगी नहीं उसकी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको मालूम होगा, आप अपर बेसमेंट में जाएँ, रैम के नीचे जाएँ, इतनी सीपेज हो रही है, बारिश के मौसम में इतनी सीपेज हो रही है कि वो सारा स्ट्रक्चर, कॉलम में पिलर डैमेज हो रहे हैं। रॉड्स, आप आयरन रॉड्स देख सकते हैं, ये हालत हो गई कई जगह। तो इसमें दो, रोड के साथ साथ दो कंपोनेंट और है। एक तो ड्रेनेज का है, प्रॉपर ड्रेनेज प्लस रिपेयर ऑफ ऑल दोज कॉलम जो डैमेज हो चुके हैं, जिसको वाटर प्रूफिंग बेसिकली कहते हैं। ऊपर से भी काम होना है, उस पर नीचे से भी काम होना है। कहीं कहीं पे मेजर जो प्रॉब्लम है वो एक्सपेंशन एरिया से है, कुछ कुछ ग्रीन एरिया से है, कुछ कुछ टावर लेवल से भी सीपेज नीचे जा रही है, तो उससे स्ट्रक्चर हमारा डैमेज हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू इफेक्ट अस इन द लॉन्ग रन। ये छोटी छोटी चीज़ें, और कोई कुछ किसी को याद आ रहा है तो बता दें। हमारी ये सब चीज़ें अभी नहीं हैं, लेकिन अभी जो मैं थोड़ा शिव साहब से करूँगा रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा रोड पे थोड़ा बता देंगे। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे वो हैं, हाँ, आप इलेक्ट्रिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी ज़रा समझ लें डिटेलिंग टेक्निकल एंगल से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सबको जानना ही है। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बेसिकली नीतीश अग्रवाल, पावर 16 फ्लैट नंबर 103। एंड मैंने स्टडी क्लोजली किया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि उस समय जब इशू आया था तो मैंने इनिशिएट करके वीसीबी के लिए, वो तो उस समय मेंटेनेंस के लिए बोले नहीं मेंटेनेंस से चालू कर देंगे, बट हम लोग उस समय सबके सपोर्ट से ये हुआ कि नहीं, मेंटेनेंस से चालू नहीं करते। बेसिकली जो हमारे ट्रांसफार्मर्स और जिस तरीके से टावर्स अभी रेजिडेंट बढ़ रहे हैं तो हमारा लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ रहा है तो हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटीज़ और इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटीज़ के हिसाब से इक्विपमेंट वाइज वो कैपेसिटी लोडेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ कि एयर सर्किट ब्रेकर होता है, पैनल की कैपेसिटी 1600 एम्पियर लगी हुई है। तो 1600 एम्पियर आपका मोटा मोटी अप्रॉक्स 3000 किलोवाट तक लोड ले सकता है। अभी हमारी सोसाइटी में 5000 किलोवाट लोड का रिक्वायरमेंट है। तो वीसीबी इंकेज होनी है, उसके हिसाब से उसमें बस बार इंकेज होनी है, उसकी प्रॉपर केबलिंग होनी है, लेइंग होनी है। क्योंकि बिकॉज हमारे जो पहले मेंटेनेंस टीम थी या जो अभी करंट टीम है वो सिर्फ उसको कह सकते हैं कि जुगाड़बाजी करके वो चालू करते हैं कि रेजिडेंट को प्रॉब्लम ना हो, बट दे नॉट गिव प्रॉपर सॉल्यूशन। क्योंकि बिकॉज हो सकता है उनको कुछ इक्विपमेंट के लिए बाई करने के लिए पैसा चाहिए या नहीं हो, जो भी है वॉट एवर। बट मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊँगा कि इशू ये है कि हमारे को अभी अपग्रेड करना है सिस्टम। ये जो सिस्टम यहाँ पे जो लगा हुआ है वो 400 फ्लैट्स के लिए सफिशिएंट था, उस ओके गुड। आप अभी 400 में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी रेजिडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, डिमांड हाई हो रही है, तो सिस्टम का अपग्रेडेशन बहुत रिक्वायर्ड है। जैसे ट्रांसफार्मर पे आप जाएंगे तो अभी किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाया जाए या किसी भी कंपनी को बुलाया जाए तो ट्रांसफार्मर की डिटेल्स ही नहीं हमारे पास कि भाई ट्रांसफार्मर कितने केवी का लगा है, क्या रेटिंग है, क्या फीचर्स हैं उसके अंदर। केवल वो ट्रांसफार्मर लगा है, केवल चल रहा है, बस इतना ही है। क्योंकि आई थिंक 2022 में भी एक बार ट्रांसफार्मर में बहुत बड़ा इशू हुआ था, जिसकी वजह से वो केवल मेंटेनेंस रिपेयर करके लगा दिया गया। उसकी ना तो नेम प्लेट है और ना ही कुछ है, वो कितने MVA का है, कितने KVA का है, किसी को कुछ नहीं पता है। वी हैव मल्टीपल ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन हिमांशु भाई मुझे बता दो क्या है ये। तो हम केवल एक एजम्पशन कैलकुलेशन के बेसिस पर ट्रांसफार्मर को जज कर सकते हैं। एंड सेकेंड फाउंडेस्ट थिंग इज इशू ऑफ अर्थिंग। आपने देखा होगा कभी कभी आपके बल्ब आपको वैसे दिखते हैं कि मैनी ऑफ टाइम्स उसमें लाइट दिख रही होती है आपको ना, तो वो मेजर इशू है अर्थिंग का। उसकी वजह से कई बार किसी के घर में फायर्स इश्यूज आते हैं, बैक फायरिंग आती है, न्यूट्रल्स में अर्थिंग आती है। तो अर्थिंग यहाँ पे इशू है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं है। जो हमारे सर्वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने किया उसमें अर्थिंग भी इशू है, जिसकी वजह से आपके इक्विपमेंट्स पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। लाइटिंग अरेस्टर, हमारे बिल्डिंग्स हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, लाइटिंग अरेस्टर्स का इशूज़ है, तो वो एक पार्ट है कंटिन्यूसली। उसका एक अब हमारी सोसाइटी में अपग्रेडेशन मांग रहा है सिस्टम इलेक्ट्रिकल का,
जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करें तो लास्ट टाइम BCV में, अभी जो BCV चला था वो BCV ओवरलोड करंट की वजह से चला था। हमारी सोसाइटी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी और क्लाइंट के एंड पे, तो वो BCV ओवरलोड के अंदर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर बस बार होती है एल्युमिनियम की, उसके ऊपर इतना हैवी प्रेशर, इतना हैवी टेम्परेचर राइज हुआ कि बस बार तक मेल्ट हो चुकी थी। आप सम पॉइंट स्पॉट्स फाइंड करेंगे उसके अंदर बस बार मेल्ट हो चुकी थी। इसका मतलब बहुत पीक लेवल का ओवरलोड करंट वहाँ पे आया था, और वो हमें बस नोटिस करने के लिए नहीं था कि वो कितने लेवल का करंट एम्पियर लोड था उसके ऊपर, तो वो हमें मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे रिले सिस्टम सब कुछ फेल है। अभी भी मेरा BCV नया इंस्टॉल है, उसके पास पूरी कैपेसिटीज़ हैं कि वो बता सकता है कि उसके अंदर कितना लोड था, बट अभी भी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या ट्रिप एंड हो रही है वो हमारा BCV नहीं बता सकता अभी भी, लेकिन फीचर दे है, उसके पास 4 फीचर्स हैं। अगर वो हमें केवल कनेक्ट करके केबल डालनी है तो मोस्ट ऑफ दी कि अपने को ये DG सेट्स की भी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए KV के लगेंगे। तो मोटा मोटी मोरलेस कुछ एस्टिमेशन आया था, वो सुनसा के साथ पास है जो, हाँ, तो वो बहुत बड़ा वेग उनका डिमांड था। तो अभी हमें इनलाइन करके सबको एक यूनिट होके पहले इलेक्ट्रिसिटी पे वर्कआउट करना है, जिससे एटलीस्ट हमारी जो बेसिक इंफ्रा है वो पूरी हो जाए, जिससे इश्यूज़ नहीं आए, ना तो लिफ्ट का इशू कभी हो, ना लाइट सोसाइटी बैकअप हो, क्योंकि उसके बावजूद भी आपने कई बार नोटिस किया होगा DG सेट पे कई मैनी ऑफ टाइम्स सोसाइटी रन हुई है DG पे, मैनी ऑफ टाइम, हाफ एन आवर 1 आवर, जबकि नोएडा को एज पर UPPTCL गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के हिसाब से कि नोएडा के अंदर 95% एक्यूरेसी बिजली देना उनका प्रॉमिस है और वो कर भी रहे हैं, बट हमारी सोसाइटी उस फेलियर फीडर में आती है जिसकी वजह से वो नहीं हो रही है। आई डोंट नो कि वो क्या होता है, कई बार इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि बार ट्रिप हो गया, यहाँ पे ट्रिप हो गया। अब वो मल्टी ऑफ कॉजेज है कि जो अगर हम एक बार अपडेट कर लेंगे तो हमारी सोसाइटी में भी 95 to 99% एक्यूरेसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बिजली बोर्ड आपके साथ कमिटेड है कि आपको 99% को बिजली देनी है। गवर्नमेंट इस समय, अगर आप न्यूज़ में देख रहे हो तो गवर्नमेंट इस समय गीगावाट्स पे काम कर रही है। मैनी ऑफ मॉडल्स वो लेके आई है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और जनरेट करके हमें सेल करें, या वो तो इसीलिए कि हाँ, इंडिया के हर पर्सन के पास 99% का बैकअप है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ हैं, हमें अपडेट करना है सिस्टम, मैं इतना ही बोलूँगा। और क्योंकि बेसिकली अपडेट करने के लिए तो हमें सबको एक यूनिट होके आना पड़ेगा, तभी वो सिस्टम अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो इज़ अ वेरी कॉस्टली चार्जेस जो भी है, इक्विपमेंट्स अपग्रेड के लिए लगने हैं उसमें। मैं बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। तो आपने सुन लिया वो टेक्निकल एंगल से क्या क्या हमारे यहाँ कमियाँ हैं और कैसी स्थिति में हम यहाँ पे हैं। कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, डिसरप्शन हो सकती है सप्लाई की, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर ही जिम्मेदार होगा उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब मैं सूद साहब से रिक्वेस्ट कर देंगे कुछ फर्दर इलेक्ट्रिसिटी पे आपको ब्रीफ करें, और जो थोड़ा बहुत हमने अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है उस पर ब्रीफ करें। तो ओवर टू मिस्टर सूद। थैंक यू अख्तर साहब। तो जैसे अभी नीतीश ने बताया, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको आरपी की टीम ने ही जो खुद रिपोर्ट दी थी इस चीज़ के ऊपर, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि डियर सर, प्लीज़ फाइंड बिलो मेंशन्ड स्नैक पॉइंट विच वाज फाउंड एट द टाइम ऑफ साइट विजिट। VCB panel found in very bad condition, cable connected in transformer without any VCB safety, cable connected in LT panel without any gland, all safety bypass need to be additional items required, it means all safety bypass has been done. Now अगर आप उसकी थोड़ी सी और उसमें जाएं, आइटम लेट अस टेक VCB आउटगोइंग, OCSC मास्टर रिले ट्रिप हो रहा है, एन्यूएटर नॉट वर्किंग, EM मीटर नॉट वर्किंग, VCB internal wire need to check. Now coming to transformer, cable connected directly in the transformer without VCB safety, without capacitor panel, all safety bypass like hook close relay, OTI, WTI. LT panel के लिए अगर हम देखें, as per required demand, LT panel main bus bar under rating, ACB underrated, cable connected in LT panel without any gland, all safety bypass. फायर पैनल में ऑल सेफ्टी बाईपास। तो दिस इज द एक्नॉलेज रिपोर्ट ऑफ द आरपी टीम
विच इटसेल्फ सेज कि हम लोग किस सिचुएशन में रह रहे हैं। तो अगर हमें इस सिचुएशन से बाहर आना है तो हमें कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और नेचुरली अगर पैसा खर्च करना है तो लोगों की मेंबरशिप और लोगों का हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा वो भी शेयर कर देता हूँ जो उन्होंने एक एस्टिमेट दिया था हमारे को, एक VCB आउटगोइंग का एस्टिमेट दिया था जिसमें उन्होंने 2.5 लाख का दिया था। ट्रांसफार्मर्स के लिए, कुछ रिपेयर के लिए, केबल कनेक्शन के लिए 50,000, LT पैनल के लिए आई थिंक ये 2 करोड़ है, ठीक है। फायर पैनल के लिए रफली उन्होंने 60,000 दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर नया लाने के लिए इट इज़ आई थिंक 45 लाख। अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ DG सेट पे। DG सेट पे हमने उनसे ये बोला था कि जैसे हमारे पास अभी लोग कुछ आए भी थे, जैसे टावर 5 और 6 में है जिनके 2 बेडरूम फ्लैट्स हैं या 15-16 में हैं, उनका आई थिंक रेगुलर बैकअप 3 kVA का है। अब 3 kVA में अगर आप एक गीज़र भी चलाते हैं तो वो मिनिमम 2 का लोड लेता है और स्टार्टिंग में उससे ज़्यादा भी ले लेता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके घर में एक आध 2 चीज़ें और चल रही हैं तो वो ट्रिप मार जाता है। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि इवन रेगुलर बैकअप में भी उनके पास ये प्रोविज़न नहीं है कि आप वो गीज़र के साथ कुछ ऐसे अप्लाइंसेस चला पाएँ कि जिनसे कि उनका घर प्रॉपरली चल पाए। रही बात DG की, अगर खुदा न खास्ता लाइट चली जाती है तो हमारे पास जो 2 बेडरूम वाले फ्लैट्स हैं उनको सिर्फ 1 kVA का बैकअप मिलता है या 0.75 kVA का बैकअप मिलता है। अब आप सोचिए कि हम जिस मतलब आज के ज़माने में रह रहे हैं, क्या हमने ये सोसाइटी और ये फ्लैट्स इसलिए लिए थे कि हम मतलब अपने घर में एक गीज़र भी बच्चों के लिए ना चला पाएँ? तो ये सिचुएशन है जिससे हम बेसिकली आज की डेट में हमारे सभी लोग जूझ रहे हैं। टावर हो सकता है कि जिनके 2 बेडरूम प्लस स्टडी है या 3 बेडरूम, उनके एक गीज़र 2 गीज़र चल जाए, बट आप ये मानिए कि जो 2 बेडरूम वाले हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा समस्या है। तो ये सब मिला के हमने उनसे ये एनालिसिस करने के लिए कहा था कि हम अपना बैकअप जो है DG का अगर इतना ले आएँ तो हमें कितने DG सेट चाहिए, या हमें मान लीजिए कि हमें फुल बैकअप चाहिए ऑलमोस्ट, तो कितने DG सेट चाहिए। तो अगर आप 2 DG सेट की बात करें तो रफली 1.5 करोड़ का एक DG सेट है। अगर हम 1 लगाएंगे तो थोड़ी सी सिचुएशन और इम्प्रूव हो जाएगी, और अगर 2 लगाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये सब मिला के जो इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने खर्चा दिया था हमारे को, वो लगभग 4.5 करोड़ का था, तो मान के चलिए 5 करोड़ रुपये। और उसका ब्रेकअप साथ में है, अगर किसी को देखना है तो आप देख सकते हैं। तो ये तो रही हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बात, जो रफली हमारे को एक तरह से वार फुटिंग पे हमें ये खर्चा आज की डेट में जो एक RP की टीम ने दिया, हो सकता है हम इसको एनालाइज करें अपने एंड पे तो ये कम भी हो सकता है अगर हम अच्छी क्वालिटी का इससे ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है बढ़ भी सकता है। वो एनालिसिस हमें अभी करनी है। अब रही रोड की बात, और जैसे अख्तर साहब ने बताया कि रोड के साथ ड्रेनेज और नीचे का जो वाटर प्रूफिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया था, उसका ऑलमोस्ट एक ब्रीफ एस्टिमेट आ चुका है हमारे पास। तो हम ये मान के चलें कि हमारा जो रोड का और सीपेज का नीचे का और ड्रेनेज का और वाटर प्रूफिंग का जो काम है, जो हमने अभी एस्टिमेट लिया है पेवर रोड के साथ, वो हमारा एस्टिमेट लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। अगर हमें सारी चीज़ें एक साथ ठीक करनी है, रोड बना के डालनी है तो हो सकता है वो 1 करोड़ में भी डल जाएगी, 1.25 करोड़ में, जो पेवर्स की रोड है। बट अगर हमें एक बार एक काम ढंग से करना है जो अगले 10-15 साल तक ढंग से चले, तो सीपेज और ड्रेनेज जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्चा हमारा है। तो अगर हम तीनों चीज़ों को अगर लेके चलें, इलेक्ट्रिसिटी, रोड और इवन फायर फाइटिंग, तो हमारा एक एस्टिमेट रफली निकलता है कि हमें आज की डेट में सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए 10 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमें फ्यूचर में स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों चीज़ें एक साथ करें, और नेचुरली जब हम काम शुरू करेंगे तो ये भी नहीं है कि आदमी को एक साथ देना पड़ेगा। इट विल बी स्कैटर्ड अलॉन्ग विद द पेमेंट शेड्यूल। तो हो सकता है कि क्वार्टर में एक पेमेंट देना पड़े, हर क्वार्टर में एक पेमेंट देना पड़े। तो वो चीज़ें हमें एनालाइज करके हम ये भी चाहेंगे कि हमारी अभी टीम थोड़ी सी लिमिटेड है, तो आप लोगों से भी मतलब एक तरह से गुजारिश है कि आप लोगों में भी जो इंजीनियर्स हैं या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के हैं, वो भी अगर हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे और हमारे को इनपुट देंगे तो शायद हम इस चीज़ को और बेहतर और हो सकता है कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सकें। तो ये एक ब्रीफ है। इसके अलावा हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज और की थी जो हम अभी करने की कोशिश कर ही रहे हैं, जिसमें
हमने आरपी को बोला था कि भाई आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी है जो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने उठा के बॉल हमारे कोर्ट में डाल दी। हमने कहा भाई आप और एजेंसीज को एक्सप्लोर कीजिए। कहता सर आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिए और आप हमारे को कोर्ट ले आइए, हम उसको मतलब देखेंगे और उसके बाद अगर होगा तो बोर्ड में ले लेंगे। बट उसके बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं है। बट हमने कोशिश की और हमने आज की डेट में अभी 2 एजेंसीज के साथ बात करना शुरू किया था, एक है निम्बस और एक है JLL। तो दोनों के एस्टिमेट में अगर हम देखें तो मार्जिनली JLL का एस्टिमेट अगर हम देखें अभी, तो अगर मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की बात करूं तो निम्बस का जो आएगा वो रफली जो उसने दिया है, अगर हम उसमें कंज्यूमेबल भी डाल देंगे तो मैक्सिमम सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट 25 लाख के आसपास अभी जो उन्होंने दिया हुआ है, 25 से 26 लाख। और JLL ने जो अभी हमें कोड दिया उसमें कई चीज़ें जो हमारे अभी फंक्शनल नहीं। लेटेस्ट एक JLL ने हमें अभी 34 करोड़ का एक एस्टिमेट दिया है, 34 लाख सॉरी। तो उस 34 लाख में से जैसे मैनेजमेंट में उन्होंने क्लब का डाला है 3 लाख रुपए के करीब, 2.5 लाख, और कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम अगर हटा देंगे आज की डेट में तो वो भी हमारे को, अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन में जाएंगे तो 28-29 लाख रुपए तक आ सकता है। और वो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम आज की डेट में भी मेंटेनेंस का पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं 2.35, या तो उसी में मैनेज कर सकते हैं या उसमें थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि 5 पैसे या 10 पैसे और बढ़ सकता है। बट एट दैट टाइम वी कैन नेगोशिएट, वी कैन डिस्कस, और उम्मीद कर सकते हैं कि इवन हम इसी पैसे में उस सिचुएशंस को ला भी सकते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आ जाएगा, हाँ वो डिस्कशन के बाद ही पता लगेगा कि उसमें और क्या चीज़ें हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये हमने 3 एक्सरसाइज हमारी टीम ने बेसिकली पिछले आप कह सकते हैं RWA बनने से पहले और RWA बनने के बाद, मान लीजिए हमने 6-7 जून से ये एक्सरसाइज शुरू की थी बनवाने की, और आज हम नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर की स्टार्टिंग में हैं। तो इतने पीरियड में हम इतना ही अभी कर पाए हैं, और आपका मतलब अगर जॉइंट एफर्ट रहेगा तो नेचुरली हम इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं। अब रही बात कुछ लोगों के दिमाग में, ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कई जगह क्वेरीज आ रही हैं AOA और RWA की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार RWA बन गई तो हम मतलब बाद में AOA नहीं बना सकते हैं, या RWA ही काम नहीं कर सकती है। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ RWA भी काम कर रही हैं। नोएडा में भी कई जगह है जहाँ पे अभी तक AOA फॉर्मेशन नहीं हुई है, वहाँ पे RP ने RWA के साथ हाथ मिला के अब वो उसके साथ भी काम कर रहा है। तो ये सब हमारी स्ट्रेंथ और थोड़ा सा पेशेंस और बेसिकली एक डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अगले 1-2 साल में यहाँ पे हम क्या चाहते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप सोचें कि हम क्लब तो अभी हम बना नहीं सकते, क्योंकि क्लब तो नेचुरली अनडिलीवर्ड टावर का पार्ट हो गया। तो अभी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी टीम ने काफ़ी मतलब टाइम लगा के इतने चीज़ों के ऊपर काम किया है, और इसके अलावा आगे हम आपकी सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाएंगे। और मैं नंदन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मीटिंग को आगे लेते हुए आप लोगों के सजेशंस लेना शुरू करें, जैसे कि हम आगे इन चीज़ों में कैसे बढ़ सकते हैं। Thank you, Shul sir and Akhtar ji, and also Nitish, for explaining in details the each and every aspects of the issues that we are facing. Already हम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत एफर्ट्स किया है, हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के सामने रखा है, और हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी बात रखें और हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं, और आपके फीडबैक, कमेंट्स, जो भी आपके व्यूज़ हैं वो शेयर करें। नहीं है संदीप ले लो। मेरा सेशन है सर, आप लोगों ने मतलब पास्ट में जब हमारा इलेक्शन हुआ उसके बाद से काफ़ी काम किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट आप लोग क्या करते हैं। पर वो कह रहे हैं कि जैसे आज हमने मीटिंग करी, आज हमें पता चला कि आप लोगों ने बैकग्राउंड में इतने सारे काम किए, आरपी से आके मिले, समूह आरपी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। हाँ चलो ठीक है, माइक
तो आरपी आपने जब बैकग्राउंड में सारे काम किए, आज इतने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं जहाँ पे आपने हमारे साथ अपडेट शेयर करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपकी तरफ से इफ़ यू कैन अपॉइंट समबडी विद इन योर टीम इटसेल्फ, जो आइदर वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइट बेसिस पे व्हाटएवर एक्शंस यू हैव टेकन, राइट, वो कहाँ पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे, आपने क्या क्या काम किया, वो सब अगर थोड़ा अपडेट कर सके हमारे साथ, दैट विल बी रियली नाइस। बिकॉज होता है क्या ना, ओवर द पीरियड टाइम एक महीने का गैप आता है, लोगों को लगता है कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। एंड लेट मी टेल यू, देयर वर नॉइसेस इन द बैकग्राउंड आल्सो अबाउट इट, कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, सब चीज़ें। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू कीप ऑन अपडेटिंग पीपल कि आप लोगों ने क्या क्या एक्शन किया, फोर्टनाइट बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो इट इज़ जस्ट अ सजेशन फॉर माय साइड। नहीं, आपका जो भी है वैलिड है। थोड़ा सा जो पीछे गैप था उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बेसिकली आइडिया क्या था कि हम लोग ये चाहते थे कि वी शुड कम टू यू विद सम होमवर्क जो हमने किया उससे शेयर करने के लिए। दैट वाज द ओनली रीज़न, और कोई टेंशन नहीं है हमारा। दूसरा, गोइंग फॉरवर्ड वी आर वेरी कीन एंड वी आर डिटरमिन्ड टू शेयर each and every information with you on a regular basis. It could be on a weekly basis, on a fortnightly basis. Thank you. इसमें मैं एक चीज़ विक्रम जी के लिए बोलूँगा। आई एम रियली थैंकफुल टू विक्रम कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ था, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो RW बनी है उसका बटन इसने दबाया था। रियली मतलब जो उस टाइम एक ग्रुप को इनिशिएट करने का एक मतलब कहते हैं ना, आप गाड़ी फर्स्ट गियर में जब चाबी लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो विक्रम वाज द पर्सन जिसने हम लोगों को एक तरह से अलाइन किया और धीरे धीरे हम आज RW की फॉर्मेशन बना सके और आज ये काम करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा विक्रम से भी थोड़ा। Thank you, sir. Actually, it's a teamwork. Because we are staying here for the last 8 to 9 years. I think I was the first resident in Tower 2. सब तब से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एक्चुअली हमें तो यहाँ पे रहना है यार, हम तो यहाँ रहने, वी आर नॉट ऑन रेंट कि आ जाए कहीं और चले जाएंगे, तो वी हैव टू स्टे है। तो या जैसे इन लोगों ने बताया सर, अभी हमारी जो पोजीशन है इज़ वेरी ऑकवर्ड। अब देखिए आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जब हमारे समर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा सर इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या इशूज़ है जो हम बोल रहे हैं वहाँ के भी कहाँ तक वैलिड है। सो वी जस्ट नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ओवर हियर। थैंक यू। आपने अभी बोला थैंक यू फॉर ऑल दी एफर्ट्स, बट आपने बोला कि आरपी से सपोर्ट नहीं मिलता। अब इतने सारे लोग आ जाएंगे तो सपोर्ट कैसे मिलेगा? सो आर वी थिंकिंग ऑन दोज फ्रंट, बिकॉज अल्टीमेटली उसके सपोर्ट के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वहाँ कोर्स ऑफ एक्शन का हम लोग ने क्या डिसाइड किया है कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वी विल टेक विद हिम और अगेंस्ट हिम? इस वाले पॉइंट पे हम लोगों का इंटरनल भी काफ़ी डिलिब्रेशंस हुआ है कि आरपी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस, पहली बात तो है कि अगर आरपी अगर नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमारे पास में टीम स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मेंबरशिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली आरपी विल ऑल्सो एक्ट अपॉन। दूसरी चीज़ है, वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि वी कैन ऑल्सो इंटीमेट अबाउट द इशूज़ दैट वी हैव विद द रेलिवेंट एंड कंसर्न अथॉरिटीज़। लाइक हमारी कुछ बातें चल रही थी हमारे ग्रुप्स में ही, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स ग्रुप हैं उनके साथ में भी चल रही थी कि हम क्या डीएम को या फिर नोएडा अथॉरिटी को, या मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ फायर का कोई भी सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो क्या हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं और वो एक डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं आरपी को एंड एफएम को। तो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दोज इशूज़ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलवेज हैव द ऑप्शंस ऑफ लीगल, गोइंग लीगल विद अगेंस्ट आरपी कि भाई वो क्यों नहीं कर रहे। देखिए, वी टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एंड सेपरेट। जो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ है और एक प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो गया, उनके अलग इश्यूज़ हैं क्योंकि उनको यूनिट्स नहीं मिला, और हमारे इश्यूज़ हैं कि जो हम लोग जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशंस को एटलीस्ट हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो एटलीस्ट हमें मिलती रहे, उसमें डिटेरियोरेशन नहीं हो। जैसे नीतीश जी ने भी बोला कि भाई हमारे रेजिडेंट्स बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई इलेक्ट्रिसिटी की, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन नहीं हुआ जो होना चाहिए। नहीं होने से क्या होगा कि ये जो फायर के इंसिडेंट्स भी हुए हैं, हमारे टावर 3 में हुए हैं फायर के इंसिडेंट्स, उसमें कुछ भी हमारे पास सपोर्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ हम लोग के लिए मतलब पैसे देने के बावजूद भी कुछ भी हमारे साथ नहीं है। तो उस वाले ऑप्शंस पे जो आपने कहा कि हम लोग
स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों का जो सजेशंस होगा हम लोग डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हाँ डेफिनेटली, देखिए लीगल ऑप्शंस डेफिनेटली हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सिर्फ लीगल जाएंगे तो आपको भी पता है कि किसी भी, हाँ नहीं ये दिस डिस्कशन हैज ऑलरेडी हैपेंड अमंग्स अस एंड वी आर आल्सो कंसल्टिंग प्रोफेशनल्स इन दिस रिगार्ड। और द पर्पस इज कि अगर हम सिर्फ लीगल जाते हैं तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे अल्टीमेटली हमारा काम होना चाहिए, वी शुड गेट द थिंग्स डन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। चाहे अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि कितने पैसे आ रहे हैं मेंटेनेंस से और पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, जिससे कि अगर मान लीजिए कहीं पे एक पैसा ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे हम उसको सेव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर हेड के अंदर, तो सो दे आर नॉट शेयरिंग दोज इन्फॉर्मेशन टू अस डिस्पाइट कि वी आर द रेजिडेंट्स, दे हैव सिंपली रिफ्यूज्ड नॉट टू शेयर। बहुत ही सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिससे हम कोई डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों सर साहब? तो वो वाले आपके वाले पॉइंट्स पे बिल्कुल देखिए, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके पहले भी जब RA को लेके आया था, इसी जगह पे मीटिंग हुई थी, तो मैंने एक इशू रेज किया था कि 2019 से लेके जब से ये RP अपॉइंट हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, अभी तक अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हुआ, जो कि हम इंफॉर्मेशन को रिलाई नहीं कर सकते। वो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है वो एक्सेल सीट पे, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही रॉ इन्फॉर्मेशन है, अनऑडिटेड इन्फॉर्मेशन है, अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने ये इशू उनको हाईलाइट किया था कि आप ये ऑडिटर क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें पुराने वाले ऑडिटर से डेटा नहीं मिल रहा। मैंने कहा एक चीज़ बताइए, अगर ऑडिटर इन्फॉर्मेशन नहीं देता पुराने वाला तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऑडिट ही नहीं कर, दूसरा बंदा ऑडिट ही नहीं करेगा। तो ये बात हमने शेयर करी, बट उसके बाद भी उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें। अब वो कह रहे हैं कि हमने सर कोई ऑडिटर अपॉइंट किया, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। बट आपका पॉइंट वेल टेकन है सर। नहीं अनुज, हमने ये सारे डिस्कशन की हुई है। पहले तो चाहते हैं कि पैरेलल लीगल ऑप्शन तो है हमारे पास, NCLT का है जो रिलीफ मिलेगा, और ऑफ लेट जो कुछ काफ़ी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और NCLT के जो डायरेक्शंस आए हैं, जजमेंट्स आए हैं, वो होम बायर के फेवर में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हम दोनों साथ साथ चाहते हैं, लीगल तो है ही हमारे पास को, कि हम पॉस्चरिंग करके कुछ प्रेशर डाल सकें उस पर। फर्स्ट स्टेप वुड बी टू लाइक नो दिस एसोसिएशन शुड हैव 150-200 मेंबर्स, तो जाके नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग 200 लाइक नो ओनर्स ऑफ दिस सोसाइटी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम जो भी अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ को स्केल अप करके हम कुछ करने की कोशिश करें। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ पॉस्चरिंग, राइट नो। जो डायरेक्शन है, प्रॉपर डायरेक्शन, तो यू आर राइट, वो NCLT से ही आएगा, वो प्रॉपर डायरेक्शन तो हमारे, तो हम सारे एंगल से, सारे जो हमारे ऑप्शन है उस पर हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं, और सब हम मिलकर डिसाइड करेंगे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आपका यू आर राइट, अभी एज ऑफ नाउ लीगल एंटिटी है RP, और उसके साथ ही मिलकर हम काम कर पाएंगे सही ढंग से। तो उसके लिए वी आर ओपन टू ऑल सजेशंस, ऑल आइडियाज़ लाइक नो, और इस पर भी काफ़ी डिस्कशन चल रही है। और जैसा कि अभी हमारे हम लोग चाहते हैं, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मैन पावर इन द सेंस लाइक नो, वी नीड मोर पीपल, प्रोफेशनल पीपल टू हेल्प अस, सपोर्ट अस इन डे टू डे लाइक नो डिस्कशन। कभी ऐसा नहीं है कि हम अपना एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ और वर्क में वो नहीं कर सकते, लेकिन वीकेंड पे जब हम लोग मिलते हैं तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि मल्टीपल व्यूज़ और काफ़ी नॉलेजेबल पीपल होते हैं, तो अपने अपने एंगल से किसी का पास्ट एक्सपीरियंस है, आउट रन सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, वो सब इनपुट मिलेगा, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड इन ए मोर स्ट्रक्चर्ड एंड प्रॉपर वे, राइट। वही सर, मेरा नाम सचिन है, टावर 5705 का ऑनर हूँ, गुड़गांव से आया हूँ, यहाँ पर नहीं रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, टावर 5705 गुड़गांव में। कुछ इस तरह का काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं अपनी RWA में एक बार ट्रेजरर और एक बार वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस से थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक एक तो अभी जो हमारा जो आप लोगों ने सारे इश्यूज़ बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं,
बट मुझे ऐसा लगता है वो एक लॉन्ग टर्म इश्यूज़ है अभी जो हमारी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। तो कुछ जो एक कॉर्पोरेट में भी हम एक बात करते हैं स्पीड 1 और स्पीड 2। स्पीड 2 इज़ समथिंग विच वी से कि यार ये इसके लिए 1 से 2 साल लगेगा, तो उसका प्लानिंग हम उस हिसाब से करें कि इसमें 1 साल से 2 साल लगेगा। और स्पीड 1 इज़ समथिंग जो कि हम अगले 2 से 3 महीने में अचीव कर सकते हैं। अगले 2 से 3 महीने में जो अचीव करने वाले कुछ गोल्स होंगे वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी, बट उससे एक सिग्निफिकेंट विजिबिलिटी आएगी लोगों में और लोग आपके साथ और जुड़ते जाएंगे। और आप बता सकते हो कि यार आज हमने इस मीटिंग में कुछ 3-4 चीज़ें स्पीड 1 वाली आइडेंटिफाई करी कि जैसे मान लिया कूड़ा नहीं उठ रहा है या कोई रेजिडेंट्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही कि वो अगर FM को बुलाते हैं तो दे आर नॉट डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम। तो हमने एक एसोसिएशन या एक मेल ID रेजिडेंट्स को इंटरफेस दिया कि भाई आप हमसे आके बात कर सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम्स को टेकअप करेंगे। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा हमारी एसोसिएशन में और लोग आपके साथ और जुड़ते जाएंगे। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी एक लीगल और वो सारी चीज़ें तो हमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में करनी पड़ेंगी, बट उसमें अगेन छोटी जो एक वे हो सकता है वो जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनके साथ काम करना शुरू करें। जैसे फायर का आपने इशू बताया, अगर हम जो फायर डिपार्टमेंट है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उनको जाके एक RTI फाइल करते हैं या प्लस उनको एक कंप्लेंट देते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स है और कल को आग लग जाएगी तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम आपको अभी से बता रहे हैं ये सारी चीज़ें हमने एक ऑडिट करा है। दे हैव टू एक्ट ऑन दैट एंड देन दे विल एक्ट एज अ गवर्नमेंट टू द RP कि भैया आप इनको ठीक करो आपका इसमें। और अगर हम उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति जो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े और फॉलोअप में थोड़े से अच्छे हो, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैंने जब मैं RWA में था तो कुछ रेजिडेंट थे जो बहुत अवेयर थे और वो एज एन RWA मेंबर तो मेरे को लगता था कि ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, बट वो बहुत सारी संस्थाओं में जाके और रेस करते थे और उसको फॉलोअप करते रहते थे कि भैया अब इस पर बताओ नेक्स्ट क्या करें। तो हम किसी चीज़ को अवॉइड भी करें ना वो हमें अल्टीमेटली एक सिंगल रेजिडेंट भी हमें चुका देता है। सिर्फ उसमें यही बात थी कि वो कॉन्टिन्यूस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, शुक्ला जी हमारे साथ आज कॉन्टिन्यूटी की बात थोड़ा सा ये भी बताएंगे आपको, और वही शायद हमारा रीज़न था जिस इशू से हम बाहर निकले थे। इनकी कॉन्टिन्यूटी इनकी और सौभाग्य इनकी दोनों की बहुत कॉन्टिन्यूस थी, एक जो बात है उसी बात को कॉन्टिन्यूसली करना। मैं बस इतना ही छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, कि आप कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ें लेके और उन पे कॉन्टिन्यूस अपडेट दें। स्ट्रेंथ आप कैसे बढ़ाओगे? अभी आज हमेशा ये टारगेट रखना चाहिए, आज अगर हम 40 या 50 लोग हैं तो अगले 3 महीने में हम 150 कैसे होंगे? उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है? लोगों से इन पर्सन जाके मिल के आना है। समबडी विल टेक कि यार ये पेपर है, ये फॉर्म है, अभी साइन करो, 1000 रुपये दो और यू आर मेंबर टू। तो वो छोटे छोटी चीज़ों से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सर जस्ट टू आंसर दैट, जो हमने लास्ट 2-3 मंथ में क्विकली, सो दैट यू ऑल आर अवेयर राइट, ताकि लगे कि मतलब वी आर काइंड ऑफ ऑन ग्राउंड वर्किंग राइट। वन इज़ VCB राइट, विच वी हैव काइंड ऑफ ऑलरेडी मैंशनड कि क्या प्रॉब्लम थी, एंड इट वॉज डन विद इन आई कैन से 48 आवर्स राइट, विद काउंटेड आउट। देन जैसे आपने ही बोला कि कूड़ा घर राइट, हमारे अगर आप नीचे देखेंगे सबको पता होगा कि बिल्कुल मैस्ड अप था जो हमारा कलेक्ट हो रहा है कूड़ा एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट पे एंड विथ वी कैन से FM एंड ऑल एक अभी सेपरेट बनाया गया है, बिकॉज वी वर नॉट काइंड ऑफ एबल टू गो बेसमेंट, बहुत बुरी हालत में थी। एंड ऑल्सो दिस लॉबी वाला कि लॉबीज़ की कंडीशन ऐसी थी कि जैसे हमें लग रहा था कि वेयर वी आर काइंड ऑफ लिविंग, तो वो भी हमने टेकअप किया। एंड आई कैन से दीज 3 थिंग्स इट वर बीन डन फ्रॉम लास्ट 3 months। नहीं वैसा है, मैं अभी सब लोगों को, आप लोग जो भी होगा आप प्लीज़ आए, जिनको कुछ क्वेश्चन है क्वेरीज हैं आप आइए, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। और छोटी छोटी चीज़ें हमने की हैं, जैसे लिफ्ट मेंटेनेंस ग्रुप हमने बनाया हुआ जिसमें, तो उसमें वो लोग भी हैं जो मेंटेनेंस दे टेक केयर ऑफ, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमने ये किया सर, 1-2 घंटे में रिस्पॉन्स आ जाता है। उस तरह के हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, बट इसमें भी काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। एग्री, ऑल पॉइंट्स टेकन मिस्टर सचिन, योर एक्सपीरियंस लाइक वैल्यूबल, जो भी आपने पॉइंट शेयर किए। हमारे ओनर असिस्टेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ अपनी इनको शेयर करना चाहें इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। टॉवर 5, आई डोंट नो, मैं टॉवर 6 में रहती हूँ, 1404 में। आप हमारी लॉबीज आकर देखिए, ऐसे है, गार्बेज पड़ा रहता है, वो पूरा टूटा हुआ है,
जो फायर वाला डोर है वो पूरा टूटा हुआ है। अगर आप बात कर रहे हो बेसमेंट की, आप लोगों ने कुछ किया है, तो बेसमेंट अभी भी हमारी टावर 6 के नीचे ऐसी है जैसे गंदा नाला है। आप आकर देखिए। ठीक है, ये एफएम से सारी चीज़ें टेकअप की जा सकती हैं, आपका पॉइंट मुझे ये टेकन। नहीं पता कि आप लोग यहाँ से कितने जने टावर 5 और 6 से, कौन है? मैम कोई कोई नहीं नहीं है ना? हाँ हाँ टावर 6 में, टावर 5 में कैब्स नहीं आना चाहती है। टावर 5 में 6 में ड्यू टू रोड, टावर 1 2 3 के पास अगर कोई भी छोटा सा भी होल होता है तो वो रिपेयर हो जाता है सेकंड डे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े रिपेयर नहीं हो गए। दैट इज अ बेसिक थिंग। हमें गेट पे बुलाते हैं कैब वाले कि हम वहाँ नहीं आएंगे क्योंकि आपका नहीं, रोड की पता है, वो सबको पता है। अभी आप फुल्ली हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग टावर अंटू में रहते हैं तो हमारे 5-6 लोगों को पता नहीं होता है। आपकी जैसे ये जो एक ऑनर थी, वो टावर 5 से थी, उन्होंने काफ़ी शेयरिंग किया। हम लोग हाँ, कोई फंक्शन भी करते हैं ना हमारे टावर 5 6 में, टावर 1 2 3 से लोग आना ही नहीं चाहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, वो सब इश्यूज है। मैम आपकी ये बात हमने नोटिस की है और हमें इसमें आपका सपोर्ट चाहिए बिकॉज हाँ बिकॉज आज मीटिंग का फॉर्म इसीलिए रखा गया है कि हम और जितने मेंबर्स हैं उसको एड ऑन कर सकें, आइडेंटिफिकेशन कर सकें। जस्ट एज एग्जांपल, नॉट अ फुल प्रूफ, हमने एक लिफ्ट का वो बनाया था ग्रुप और उसमें सारे सोसाइटी के जितने मेंबर्स, टेनेंट या ऑनर्स जो यहाँ हैं उनको ऐड करने की कोशिश की। एंड जिन्होंने इश्यूज पुटअप किए उसमें कि ये आज लिफ्ट का बटन टूट गया या, तो वी विल ट्राई कि एफएम ने उसको बहुत जल्दी उसको टेकअप किया। इसीलिए हम आपको अगर कोई भी चीज़ है तो आप उसको कॉप अप करिए उसी ग्रुप पे या और ग्रुप एडॉन्स बना लेते हैं सबके सपोर्ट से। आप अगर आके हमें पता ही नहीं चलेगा तो फिर काम ही नहीं होगा। मैम द प्रोजेक्ट हेड सेवरल टाइम्स। अभी तो हिमांशु ने मेरा फोन भी उठाना बंद हिमांशु की मैम, ये हिमांशु को ही एफएम से काम कराने के लिए हम सबकी स्टैंड चाहिए ना। 5 6 में तो मैम ड्रेनेज भी नहीं है, रोड कहाँ से बनाएंगे हम? ठीक है मैम, डिटेल आप दे दिए, हम आपको आपके हमारा तो डे टू डे लाइफ भी बहुत हैम्पर है, हम कहीं जा भी नहीं सकते, कैब भी नहीं आती है हमारे टावर से। वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, पार्टली वी आर अवेयर ऑल्सो मेनी ऑफ द थिंग्स। पार्टली जो आप, अगर हम आपसे फिर मिलकर बातचीत करेंगे आप तो लग सकते हैं ना सर, एटलीस्ट पैचेस तो लग सकते हैं हमारे टावर के सामने, सो दैट कम से कम व्हीकल तो आ जाए। आपके जो इश्यूज आपने उठाए हैं दैट आर जेन्युइन, आई एग्री, बट जो हमारे बिल्कुल ही हमें तो ऐसा लगता है हम बिल्कुल गाँव में रहते हैं, मेंटेनेंस लेके भी हमारे पास कोई कैब नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए पीछे का गेट खोला है, पत्थरों पे से चढ़ के जाते हैं बच्चे, ऐसे लगता है नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, टेक नोट ऑफ दिस थिंग। मैं एसपी सिंह, टावर 5 फ्लैट नंबर 1505 का ओनर हूँ। सभी को नमस्ते। मैम ने जो कहा ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था, इसीलिए मैं भी आया, उन्होंने काफ़ी हाईलाइट कर दिया। 5 और 6 में ये ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। एक मेरा सजेशन है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है लोग फ्लैट ओनर्स ने अपने फ्लैट जो है किराए पर दिए हुए हैं, जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसी वजह से मुझे लगता है कि मेंबरशिप हम लोगों की काफ़ी कम है। अगर हम एफएम ऑफिस से उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह ले करके कांटेक्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेंबर बने, और जो उनके टेनेंट हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम अपने फ्लैट मालिक को बताएं, तो मेरा ख्याल है वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो दूर बैठे हुए हैं, उनको रेंट मिल जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। जस्ट ए सजेशन है कि आप भी अपने फ्लैट ओनर से कहिए कि आप मेंबर बनिए, जिससे कि हम लोगों की बात सुनी जाए और इफेक्टिवली हम लोग वर्क कर पाएँ। थैंक यू। ज़्यादा लगता है कि यार कोई somebody is nearby who can help me out in case my tenant needs some support where I can not go, मेरे को गुड़गांव से यहाँ आना पड़ेगा तो मेरा पूरा एक दिन लगेगा और
अच्छा भी लगेगा। तो वो लोग को जब हम ये सपोर्ट देंगे तो आई थिंक मोटिवेशन बहुत हाई आएगा, देन आपके मेंबर्स भी बहुत सही करेंगे। सचिन, इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ। आपने जो एक पॉइंट टच किया था ना कि भाई आपका रेगुलर 2 महीने 3 महीने वाला ऑर्डर, इसमें हमने जब आरपी से बात की थी कि भाई आपका जो एफएम मैनेजमेंट है उसमें हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, नॉट ओनली दिस, इवन हम आगे आगे रेजिडेंट से भी जो ओनर्स हैं उनको भी हम इसमें ग्रुप में डालने वाले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर दीजिए, बट जब हमने बात की कि भाई हम एज ए RW आपको टावर रिप्रेजेंटेटिव देंगे, ठीक है, तो ये अगेन RW नहीं देंगे, ठीक है। तो हमने कोशिश की कि एफएम की एक्टिविटीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखें। जैसे मैडम ने बोला टावर 5-6, आई एग्री कि टावर 5-6 की हालत बहुत ख़राब है एज़ कम्पेयर टू अगर आप थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। बट क्या है कि अभी जो आप पॉइंट कह रहे हैं ना, अगर मैं एफएम को भी अगर हम मान लीजिए हम 10 आदमी की टीम बन जाती है, मान लीजिए 2 टावर 5-6 से हैं, 2 इधर से हैं, 2 इधर से हैं, तो हम एफएम को वीकली एक एजेंडा दे सकते हैं कि भाई तुम ये काम करो, ठीक है। तो उससे क्या है कि हर टावर की जो एक डे टू डे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अभी जो आप कह रहे हो कि जैसे ABC एनालिसिस बोल लो या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बोल लो, उसी टारगेट पे हम भी काम कर रहे हैं। क्योंकि अब मेंबरशिप की जहाँ तक बात आई, जैसे अभी सर ने बताया, हमने ऑलरेडी वो एक्सरसाइज कर ली है जिसमें हमने ओनर्स के नाम, ओनर्स का मोबाइल नंबर और ओनर्स के ईमेल आईडी, काफ़ी लोगों को हमने उस मोडस ऑपरेंडी में मेल्स ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब रही बात है 1-to-1 कॉन्टैक्ट की। अब 1-to-1 कॉन्टैक्ट में अगेन देयर नीड टू बी ए बिग टीम, बिकॉज अगर मैं 900 आदमियों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ तो 5 आदमी जो आज से वर्किंग पोजीशन में हैं, दे कैन नॉट डिवोट दैट मच ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस एक्टिविटी। तो इसीलिए जैसे आपने बोला कि अल्टीमेटली वी हैव टू टच द पीपल, एंड टू टच द पीपल वी हैव टू इंक्रीज द मेंबरशिप। एंड सेकेंडली व्हाट यू सेड कि हाँ, कौन आदमी क्यों मेंबर बनना चाहता है, उसको वो एक नज़र आना चाहिए कि हाँ, इस अगर जैसे आपने बोला कि मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, तो आज मुझे पता है कि यहाँ 6 आदमी बैठे हैं जो मेरी बात को सुन के मेरे टेनेंट की प्रॉब्लम या मेरे फ्लैट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेचुरली वो होगा। दैट इज अगेन टाइम बाउंड एक्टिविटी, क्योंकि अभी हम आपको बने हुए 2-3 महीने ही हुए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। नहीं मुझे बता दियो, मैं मिल आऊँगा उसको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। मैं टावर 3 का ओनर हूँ और मैं सेक्टर 135 में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का मैंने काम किया है, अभी कर रहे हैं। तो कुछ हमारे तजुर्बे हैं जो हमने काम करवाए वहाँ पे। तो एक तो मैंने देखा कि ज़्यादा सॉफ्ट अगर हम काम करेंगे ना, तो ना हमारी अथॉरिटी सुनेगी, ना FM वाले सुनते हैं, ना बिल्डर सुनता। तो आई थिंक इसमें बिल्डर तो है ही नहीं कहीं। और जैसे हम ये देख रहे हैं कि हम अगर FM से हिसाब मांगते हैं मेंटेनेंस का, तो वो हिसाब नहीं दे रहे। तो मेरे को लगता है ज़्यादा सॉफ्ट इनके साथ चलेंगे तो हिसाब देंगे भी नहीं है। और जो मेरा तजुर्बा वो ये कहता है, जब जैसे पहले ऋतु महेश्वरी थी अपनी अथॉरिटी में, उनसे हम मिले तो उन्होंने सॉल्यूशन दिए हमें। और जब एक बार वहाँ गए तो फिर हमें स्टेप बाय स्टेप पता लगता जाता है कि भाई हमें अच्छे से मिलना, इससे काम निकलवाना है ना। तो जैसे बात चल रही है कि मेंबरशिप की, ऑब्वियसली मेंबरशिप बहुत ज़रूरी है। जितनी स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, हम अपना काम करवा पाएंगे ना। एक तो ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम जो ऊपर से शुरू भी कर सकते हैं, नीचे से भी। अगर मान लो अथॉरिटी में जाए हम, तो नेचुरली शायद नहीं है वहाँ पर, उनकी जगह कोई और है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से सोल्यूशन मिलना शुरू होता है और सबके कान में आवाज़ जाती है कि भाई एक्शन हो रहा है। और थोड़ा सा इनको टाइट लिया जाए। मेरा सजेशन ये है कि ज़्यादा सॉफ्ट इनके साथ चलेंगे तो ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि जो बिल्डर के साथ हमने काम किया है तो उसका भी जब तक हम सॉफ्ट चलते रहे, मीटिंग पे मीटिंग तो सोल्यूशन है। फिर थोड़ा हम एग्रेसिव हुए तो उसके बाद हमें सोल्यूशन मिलना शुरू हुए। तो मेरा पॉइंट तो यही है कि स्ट्रेंथ बढ़ा के थोड़ा सा एग्रेसिव होकर इनके साथ काम करें, जिसमें मीडिया को भी ले सकते हैं। कोई हमारी ये प्रॉब्लम है, मीडिया में चीज़ें हम मतलब अपनी बता सकते हैं। तो क्योंकि आज के टाइम में तो मीडिया बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अदर किसी को नहीं है, ना अथॉरिटी को है, ना FM को है। जैसे मैं वही बता रही, इतनी प्रॉब्लम्स है हमारी, करना हमें ही है। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ एग्रेसिव होकर चले, लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ाएं तो हमें सोल्यूशन थोड़ा मिल सकता है। थैंक यू सर। और किसी को कुछ सजेशन देना? अभी एक चीज़ में थोड़ा सा जोड़ टाइम होगा। ये आज की मीटिंग की अनाउंसमेंट एक हफ्ते पहले हमने कर दी थी, 24 तारीख को।
नेक्स्ट बट क्या बोले अनफॉर्चुनेटली बस यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन थी कुछ और लोग आएंगे, इसलिए हमने कुछ सीटिंग अरेंजमेंट भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। एनीवे वी आर नॉट गेटिंग डिसहार्टेंड और डिस्करेज, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और होपफुली विल हैव मोर पीपल इन आवर नेक्स्ट मीटिंग, और वॉट एवर वी डू हमारा सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए, आप लोग सब तजुर्बेकार लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, आइए प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र शुक्ला है। इस लोटस रिंग की पहली एसोसिएशन हम लोगों ने ही बनाई थी। मेरा ओरिजिनल फ्लैट टावर 8 में था। इस वक्त मेरा फ्लैट है टावर 8 में 2503। हम लोगों ने बिल्डर के साथ एक लड़ाई लड़ी थी, 40-50 लोगों ने शुरू किया, लास्ट में 22 बचे थे। और सक्सेस स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ कि 2017 में हम 17 लोगों को डिफरेंट टावर्स में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर फ्लैट यहाँ पे इन्वेस्टर्स के हैं, तो ऑप्शन बहुत सारे थे। मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। एक साहब आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होना। बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप्स पे क्वेश्चन करते हैं ये एसोसिएशन क्यों है। मेरा सीधा सा कहना है, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना ये हमारा राइट है, और इसके लिए किसी से भी सॉरी फील कराने की ज़रूरत नहीं। ये जो हम हर एक को एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, हम क्यों बना रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब मेरा ये मानना है कि करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त एक सेक्टर 65 में टाउनशिप है गुड़गांव में, 200 एकड़ की टाउनशिप है MRP, मैं उसकी RW का पार्ट हूँ 2 टर्म से। वहाँ की भी यही लर्निंग है। क्वेश्चंस इतने आते हैं, लोग इतने सवाल पूछेंगे, हर सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहली चीज़ है इसमें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी करने के लिए आपको FM टीम में एक प्रोफेशनल चाहिए। तो जो आप लोगों ने सजेशन दिया वो निम्बस या जो भी JLL लाना चाह रहे हैं, जब तक वो टीम नहीं बदलेगी अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं है। आप RP बदल लीजिए, कुछ भी बदल लीजिए, जब तक ऑन ग्राउंड करने वाली टीम प्रोफेशनल नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले अगले 2-3 महीने के लिए हमें ये एफर्ट जरूर मानना चाहिए कि एक प्रोफेशनल एजेंसी हम ऐड कर लें। लगभग सारी समस्याएं वहीं से खत्म हो। थैंक यू वेरी मच। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, तो इंस्पिरेशन बेसिकली RW बनाने का मिला था। जैसे इन्होंने बोला कि एक RW इन्होंने बनाई थी, एक RW हमने भी बनाई थी पहले। अगर अजय श्रीवास्तव की एसोसिएशन के बारे में किसी को पता होगा यहाँ, तो वो एसोसिएशन में हम ही लोग थे 7 आदमी जिन्होंने विदुर के अगेंस्ट केस लड़ा था विद रिस्पेक्ट टू डिले पेनल्टी। और बाद में हमने एक और केस अलग से, मतलब एज ए एसोसिएशन तो नहीं, एज ए NCLT हमने 8% के लिए भी लड़ा था। तो कहने का मतलब जो सत्यन बेसिकली कहना चाह रहा है कि हमें जो करना है वो अगर हमारी डिटर्मिनेशन सही है ना, तो हम उस चीज़ के लिए पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उस टाइम पे 7 आदमी उस चीज़ को कर सकते हैं, तो यहाँ तो हमारे पास धीरे धीरे 100-200 आदमी इकट्ठे हो ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड मेरा फ्लैट है टावर 4 2501 में। एंड मैंने ये फ्लैट फर्स्ट ओनर हूँ, 30 अगस्त 2011 में मैंने परचेज़ किया था। वेल दिस इज जस्ट क्विक ब्रीफ। अमित शर्मा मेरा नाम है। सर मेरा बस कुछ 2-4-5 क्वेरीज हैं। आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई विल टेक हार्डली 2 to 3 minutes. It will help me. Okay. Is it now okay? Is it okay? नहीं, is it, if it is fine, then I can maintain this much volume. Right, okay. Go ahead, Amit. Fine. Go ahead. Okay. सही सर, मेरा इसमें आपसे जो क्वेरी है वो ये है कि हम लोग अभी मेंबरशिप के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। तो जो हमारा एजेंडा है उसमें ठीक है, हम अगर मेंबरशिप बनाते हैं, जो आपने एजेंडा मेरे को क्लियर किया, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग है। आई मे बी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नॉट टू ऑफेंड बट टू टेक माई डिसीजन कि मुझे मेंबर बनना है। दैट इज़ वाई दीज क्वेरीज हैं। आपने बोला सर जैसे हमारा 10 करोड़ का मोटा खर्चा है फॉर 5 करोड़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड 5 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ें जो आप इस अमाउंट पे हम जो इस खर्चे की बात कर रहे हैं, वो खर्चा आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाने के लिए, कैसे आएगा वो? और दूसरा मेरा एक जो क्वेरी है वो आपसे ये है कि इतना बड़ा अमाउंट है, अगर मान लीजिए हमारे 1000 रुपये अगर मेंबरशिप फी है और अगर 1000 मेंबर्स बन भी जाते हैं तो भी 10 लाख ही रुपया हुआ। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है। वो अमाउंट आप कहाँ से एज्यूम कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं? रोड कैसे है वो वाला? शायद हो सकता है आपने पहले भी आंसर किया हो, बट आई नीड दिस आंसर। ओके। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हम करंट कॉस्ट
इस पे इनकर कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं FM टीम जो ये है, वो क्या है? जब 25 लाख और 28 लाख का आपने जो वेरिएशन दिया निम्बस वर्सेस JLL, लेट्स से उनका क्या कॉस्ट है? 22 लाख। उनका 22 लाख है। ओके, ठीक है, इट मेक सेंस। सो ऑब्वियसली अगर कोई भी जाएगा शायद JLL ही फर्स्ट चॉइस होगा, बट एज अ ब्रांड, बट वो डिसीजन लेना हमारा अलग है, तो हम लोग उसमें मतलब थोड़ा बहुत कॉस्ट ऐड करके कर सकते हैं। सेकंड, आपने एक बीच में एक पॉइंट बोला था कि हो सकता है मैं मार्जिनल अपना कॉस्ट उस जो हमारा मंथ का AMC जाते हैं, व्हाट यू से, यस, मेंटेनेंस, हाँ, मेंटेनेंस जो हमारा जाता है हमें उसे मार्जिनल इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज़ फाइन। हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए, तो ठीक है, इट बोथ वेज, प्लस माइनस। तो वो जो अगर हम कोई भी कॉस्ट ऐसे कॉस्ट पे जो जाते हैं वो रिकरिंग कॉस्ट है, हर महीने जाएगी वो, उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? ठीक है, JLL हमने किया रोज पे। मेरे यही 2-3 क्वेश्चंस हैं, दैट दीज क्वेश्चंस विल हेल्प मी इन टेकिंग डिसीजन दैट ओके आई विल हैव टू कम अप। एक छोटा सा पॉइंट मैं फिर सूद साहब हैंड ओवर करूँगा। एक तो ये समझ लीजिए कि जो 1000 रुपीज़ का फीस है, दिस इज़ जस्ट टू मेक द एसोसिएशन रन। आप इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंसेस का जो हो जाएगा वो कवर हो जाएगा, चाहे रोड या इलेक्ट्रिसिटी का, जो वो नहीं होगा। वो तो सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड व्हेन द टाइम कम्स विल लेट यू नो क्या अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, क्या रूट होगा, नहीं होगा, ये सब बताएंगे। प्लीज़ सूद साहब ज़रा फर्दर ब्रीफ करें। वो सर कहाँ गए? हाँ सर, पहला जो आपका क्वेश्चन था कि 10 करोड़ रुपया आप कैसे करेंगे, आपकी राय के हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कैन यू गिव सम सजेशन ऑन दैट? बोलिए बोलिए सर। ओके, अच्छा, अब अच्छा, आपका पहले पॉइंट का, अभी जैसे आपने पहले पॉइंट का अपना सजेशन दिया, उसी पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। पहला अप्रोच तो हमारा वही रहेगा कि हम आरपी को प्रेशराइज करके जितना वहाँ से निकाल सकें निकालेंगे, ठीक है। बट ऐसी सिचुएशन अगर आती है कि हम नहीं निकाल पा रहे, तो हमें अपने बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को वो चीज़ तो देनी है ना जो हम देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैडम ने बोला कि उनके बच्चे ऐसा लगता है कि नदी क्रॉस करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम आरपी, आज की डेट में जो उसका आंसर है वो ये है कि आई एम अपॉइंटेड बेसिकली फॉर अनडिलीवर्ड टावर्स। ये तो अगर आप लीगली बात करें तो ये सब जो हम लोग रह रहे हैं आज की डेट में, बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म में जाए तो हम इलीगली रह रहे हैं, बट वो आज की ज़माने में चलता नहीं है। जब एक बार अपने फ्लैट ऑक्यूपाई कर लिया तो हम एक तरह से लीगली हैं। तो आरपी के जो आंसर्स होते हैं वो बोलते हैं मैं तो अनडिलीवर्ड के लिए हूँ, मेरे को तो पहले अनडिलीवर्ड को देखना है, और आपका जो हैंड ओवर हो गया, चाहे पहले मनीष गुप्ता जी ने हैंड ओवर किया या बिल्डर ने हैंड ओवर किया, आपने ले लिया तो यू हैव ए डिलीवर्ड टावर में। तो आपने जो भी आपने पैसा दिया था उसके हिसाब से आपको मकान मिल गया। तो आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर वो यही है कि पहले हम आरपी को प्रेस करेंगे, जैसे सत्य ने भी बोला कि हमें अपनी अथॉरिटी तो उसको रियलाइज़ करानी है। तो पहला काम तो हमारा यही रहेगा। बट हाँ, अगर वो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो नहीं दे रहा, तो हमें जैसे ABC एनालिसिस में अगर कुछ काम करा रहे हैं तो उसमें हमें नेचुरली आप लोगों से ही पैसे आगे से लेना। दूसरा आपका पॉइंट था मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस का जैसे पहले ही आपको बता दिया कि हम पूरी कोशिश करते हैं उनसे लेने की एक्सपेंडिचर। अब एक सिंपल सी बात है, आप लोग भी यहाँ के ओनर्स हैं, आपने में से कितनों ने कोशिश की कि आपके पास मंथली एक्सपेंडिचर का डिटेल आए? यू हैव ए राइट टू टेक इट ना, एक मिनट, यू हैव ए राइट टू टेक इट। हाउ मैनी पीपल हैव ट्राइड कि वो मंथली आरपी हमारे को वो डिटेल दे? वो नहीं देता है। वो उसके जब मन आता है वो 6 महीने में एक बार डिटेल हमारे को शेयर कर देता है। हमारी जब मीटिंग हुई थी हमने उसको यही बोला, भाई तुम डिटेल मंथली क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? कहता सर वो मैंने मई की रिपोर्ट में शेयर की थी, वो मैं आपको भेज देता हूँ। तो वो बहुत सिलेक्टिवली वो चीज़ देने की कोशिश करता है जिससे कि हम उसके पॉइंट्स को ग्रैब और एनालिसिस हम कर रहे हैं। इसीलिए जैसे आपने बोला JLL एरिए, और ये सब होगा मॉनिटर के लिए। तो नेचुरली जब टीम्स बनेंगी, जैसे मान लो हम 15 लोगों की टीम बना देते हैं और हर एजेंडा हम
मैं जो भी FM आता है, मान लीजिए यही FM है कि भाई तुमको ये काम करना है, इसका खर्चे की डिटेल बताओ, अगर ये 15 आदमी अप्रूव करेंगे तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारा कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। अभी तो क्या उसकी मन की मर्जी आती है, वो यहाँ पे गड्ढा खोद के उसको रिपेयर कर देता है, उसकी मर्जी आती है वहाँ पेंट करता है, वहाँ नहीं करता है। जैसे मैडम ने बोला वहाँ का गड्ढा भर दिया, यहाँ का नहीं भरा, तो उसके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ये पॉइंट। और यही मॉनिटर की बात, आई रिक्वेस्ट इवन जाजू साहब ऑल्सो, तो थोड़ा सा पॉइंट आपका वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग हाँ, यू राइट एक्चुअली। सो सर उसका सॉल्यूशन यही है कि जब तक वो आरपी हमको इनकम एक्सपेंडिचर की डिटेल नहीं देगा और हम उसका कंट्रोल नहीं देते, वो हम मॉनिटर नहीं कर सकते। टू बी वेरी फेयर, क्योंकि क्या है कि आज की डेट में मुझे पता भी नहीं है कि हम जो पैसा दे रहे हैं, हमारे पे एक डिटेल आती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हम पैसा दे रहे हैं उसमें कितना एक्सेस है, कितना डेफिसिट है। और एक्सेस हमारे हिसाब से तो एक्सेस है, 6-7 लाख का एक्सेस है, बट उसके साथ में वो क्या करता है, अपने कुछ है नहीं कॉर्पोरेट के एक्सपेंडिचर भी डाल देता है 4-5 लाख का। तो मेरे हिसाब से तो मेरी रफ कैलकुलेशन है कम से कम 10 लाख रुपए का यहाँ पर ना हर महीने का एक्सेस है। और वो 10 लाख रुपए महीने अगर यहाँ पे लगाए जाएँ इस सोसाइटी में एवरी मंथ, तो राइट एक साल का 1 करोड़ होता है, ठीक है। उससे आप पूरी की पूरी सोसाइटी की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन, उसका सबसे पहला सॉल्यूशन यही है कि आपको उसका कंट्रोल लेना पड़ेगा। वी हैव टू पुश हिम कि भाई तुम्हें हमें इन्फॉर्मेशन देनी है एवरी मंथ। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप चाहे जेएलएल ले आओ या केडीआई ले आओ या किसी को भी ले आओ, अल्टीमेटली वो तो मैन पावर है। जब तक वो पैसा जो हम दे रहे हैं वो इस सोसाइटी में यूज़ नहीं होगा, आप उसका बेनिफिट आएगा ही नहीं। वो बंदे बैठा देगा और बंदा करेगा क्या? जीएलएल भी बंदा बैठा देगा, उसने यानी एफएम मैनेजर बैठा दिया, बट अल्टीमेटली उस एफएम मैनेजर को भी काम करने के लिए सोसाइटी में, अब ये यहाँ पे रिपेयर का काम करना है, वाइट वॉश करना है, सफाई करनी है, उसको पैसा चाहिए ना। दैट मनी इज़ नॉट गेटिंग यूटिलाइज। तो उसका सोल्यूशन यही है कि हमें उसका कंट्रोल चाहिए, उससे खर्चे की डिटेल चाहिए, और हमें ये चाहिए कि भाई जो हम पैसा दे रहे हैं इट शुड बी यूज फॉर आवर पर्पज। आज की डेट में उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 1 मिनट पकड़ना, मेरे को क्वेश्चन पूछना है। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी हमने बोला कि हम जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 चीज़ें हैं इससे, 2 पार्ट हैं। एक तो हो गया कि मेंटेनेंस, हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, वो मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए। जब जो लेकिन कुछ हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इलेक्ट्रिसिटी है से फॉर एग्जांपल, या रोड है। अब आप हम चाहें कि मेंटेनेंस से वो रोड बन जाए या मेंटेनेंस से वो तो नहीं हो पाएगा, हमें उसके लिए फिर आरपी से फाइट करना पड़ेगा। बट उसमें फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि प्रोजेक्ट में पैसा तो है नहीं, अनडिलीवर टावर हैं, वो चाहिए। अगर आप आरपी के पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई मेरा जो हमारा जो पैसा है वो तो उनको चाहिए, भाई उनका प्रोजेक्ट बनाना है, आपका कैसे हम रोड बना दें। तो ये बहुत बड़ी मतलब अजीबोगरीब फाइट है। तो उस एक्सटेंट पे मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा कोलैबोरेट करके इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा एक क्वेश्चन है। जाओ बाबा लेके जाओ, रुक तो जाओ, पूछने तो देखो क्वेश्चन। मैं एक पॉइंट ये रेज कर रहा था, जो 5 और 6 के जो टावर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अगर बन सकते हैं, दे कैन कम फॉरवर्ड, एंड हम लोग चाहेंगे एक टीम बना के एक कम्युनिकेशन शुरू करें जो इश्यूज आपके 5 और 6 के हैं, ठीक है ना। तो आप अपना नाम दे दीजिएगा एंड विल टेक इट अप। हम लोग एक टीम फॉर्म करेंगे उसको सेपरेटली।
हेलो, I'm अंकित, टावर 1302 का ओनर हूँ। मेरे एक क्वेश्चन है, आपने इनकम सोर्सेज की बात करी, एक तो ये मेंटेनेंस वाला चीज़ है, राइट? एक आपने इन एंड आउट का मेंशन करा विच इज़ अराउंड 3 लाख। आई गेस सब लोग रफ एस्टिमेट दे रहे हैं। सिर्फ ये 2 ही स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है या इसके अलावा कोई और भी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है? और उनका अगर रफ एक्सपेंस मिल पाए, मतलब रफ एस्टिमेट मिल पाए कि व्हाट इज द अमाउंट वी आर लुकिंग एट, मतलब हमारा टोटल इनफ्लो कितना हो रहा है और कैसे उसको हम और बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड इफ इसके अलावा कोई और रिसोर्सेज। थैंक यू। हमारे पास एक महीने की शेयर हुई थी, उसमें अगेन मैं यही रिपीट कर रहा हूँ कि वो ब्रेकअप नहीं देता कि उसकी 3 करोड़ रुपए निकलवाना चाहता हूँ, बस क्या मुझसे निकल जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ एक कलेक्शन जो आपका 2.35 है उसको मल्टीप्लाई करता है एक पर्टिकुलर सेलेबल एरिया से, और उस फिगर को वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर शीट से मैच कर देता है। ठीक है, तो जैसे इन आउट की बात है, इन आउट का रफ एस्टिमेट हमने, जैसे आपको भी याद होगा कि हमने FM के साथ मीटिंग्स की थी, उसने खुद ही एक रजिस्टर दिखाया था हमें, जिसमें हमें पता लगा था कि महीने में वो 2 से 2.5 3 लाख रुपया कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा छोटी मोटी, अगर आप लोगों ने सबने देखा होगा, यहाँ कभी कैनोपीज लग जाती हैं या कभी कुछ और लग जाता है, तो उससे भी थोड़ा बहुत इनकम आ रहा हो, बट दैट इज़ लिटिल बिट निग्लिजिबल, क्योंकि वो हर महीने नहीं होता। बट अगेन आई एम सेइंग कि अगर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिसके कारण हम यहाँ पे और इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। लेटेस्ट एक, हमारे यहाँ बहुत सारे यंग लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं। एक जिम अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को भी रेंट पे देंगे तो वो कम से कम हमें 1.5 से 2 लाख रुपये रेंट दे देगा। ठीक है, ऐसी कई चीज़ें हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, जैसे आप गुड़गांव वगैरह में रहते हैं और सोसाइटीज़ में भी जो नोएडा में लोग रहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट वो चीज़ें तभी आएंगी जब चीज़ें हमारे थोड़े बहुत कंट्रोल या पार्टिसिपेशन से आएंगी। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। सो बेसिकली आपने इनकम के सोर्सेज की बात की, एक बहुत बड़ा एक सोर्स है जो हम कहीं पे भी काउंट नहीं करते हैं, वो है ट्रांसफ़र चार्जेस। एग्जैक्टली। सो बेसिकली अगर आप देखोगे ये सोसाइटी डिलीवर टावर की अगर हम बात करते हैं, डिलीवर टावर्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल परचेज बहुत होती है। वहाँ से आरपी जो है वो सेल परचेज के टाइम पे ट्रांसफ़र चार्जेस की एक मेजर अमाउंट लेता है, उसको कोई भी वो काउंट नहीं करता है, मतलब हमारे लिए नहीं दिखाता है। इट ऑलवेज ये सारा पूल में जा रहा है। वो भी एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो कि मंथली बेसिस पर रेवेन्यू आ रहा है, बट वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है किसी को कोई पता नहीं। प्रशांत जी, इसका कोई रफ फिगर भी बता सकते हो आपकी, लगभग क्या हो सकता है अमाउंट? यार उसने एक बहुत पहले एक स्टेटमेंट डाला था जिसमें उसने दिखाया था कि करीब 1.5 साल के अंदर करीब 2 करोड़ 1.5 से 2 करोड़ रुपए उसने इकट्ठे किए हैं ट्रांसफर चार्जेस। तो दिस इज अ गुड अमाउंट एक्चुअली। तो अगर 1 करोड़ रुपए 1 साल का भी माने तो 6 साल में 6 करोड़ रुपए हो गए। तो नहीं, वो पता नहीं यार, एक्चुअली में देखो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि पिछले 2-3 साल से है नहीं, ट्रांसफ़र बहुत बड़े हैं सोसाइटी में, सेल परचेज बड़ी है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वो ही रहे, बट उसका कोई हमारे को एस्टीमेट नहीं है ना, नहीं, नंबर है। मैं एक्चुअली सॉरी हाँ, 1 साल के अंदर 300 ट्रांसफर हुए हैं। तो 300 ट्रांसफर बोल रहे हैं, अगर 50,000 2.5 लाख रुपए का आता है कंपनसेशन जो वापस रिवर्स हो रहा है। कंपनसेशन के साथ में आप जो ट्रांसफ़र फीस है वो है आपकी 118 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो अगर आप एवरेज लगाएंगे 300 ट्रांसफर में, मैं बोलता हूँ 2 लाख रुपये भी आया तो 5 करोड़ तो यही खड़े हो गए आपके पास। जैसे इन्होंने हिमांशु ने एस्टीमेट दिया है 5 करोड़ का ये नंबर बता रहे हैं, बट उसका कहीं पे किसी का कोई अभी पता नहीं, डिटेल नहीं है, डेटा नहीं है। मतलब तो आपके पास डाटा है, तुम एस्टीमेट नंबर बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ आरपी ने कभी भी अपने स्टेटमेंट में नहीं दिखाया है उसको। कैसे कंट्रोल कर रहे हो आप, ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो उसे। हिमांशु कि 1 साल में कितने ट्रांसफर हो गए तो क्या बताएगा नहीं आपको कितने ट्रांसफर हुए मेरे? नहीं बताएगा वो। हम आरपी से, देखो आरपी से तो यही हम बात कर रहे हैं कि आरपी को हम पुश कर रहे हैं, बट ही इज नॉट शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। अब वो शेयर कैसे करेगा इन्फॉर्मेशन? ठीक है, वील टेक अप। तो एक फॉलो अप छोटा सा लास्ट क्वेश्चन। तो अमित साहब ने जैसा बोला कि ये हम मान लीजिए जो डिलीवर्ड टावर्स के जो XYZ करोड़ अमाउंट्स हैं, ये हमारे 10 करोड़ रुपए से माइनस होंगे ना, ये तो होने चाहिए। हो सकते हैं अगर वो ओके। सो मतलब हमारे पास एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब राइट। थैंक यू।
भैया थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द एटलीस्ट द रॉ इनपुट. नहीं यार, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. ये मोडालिटीज अभी ना इसमें डिस्कशन चल रहा है कि ये किस तरह से करना चाहिए. अगर कुछ आपके एक्सपीरियंस है जो इस तरह के प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप सॉरी अरे पकड़ो यार अतुल, माइक पास कर देना लोगों को. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी हम कुछ एडिशनल करना चाहते हैं उसका जो फंड हम कलेक्ट करना चाहेंगे वो एग्जिस्टिंग बैंकिंग जो है जिसमें हम आज की डेट में मेंटेनेंस पे करते हैं उसी के थ्रू कलेक्ट करना चाहेंगे या एक पैरेलल बैंकिंग बनाएंगे. ये मेरा क्वेश्चन था RWA से कि कैसे करना चाहते हैं हम इसको. बिकॉज कलेक्शन ऑन ए पैरेलल बैंकिंग वुड बी ए चैलेंज विद अ लिमिटेड स्ट्रेंथ. बिकॉज अगर आज मेंटेनेंस टीम 10 रुपये भी इम्पोज करती है और वो सबके ऊपर इम्पोज करती है 900 के लोगों के ऊपर, तो वो इमीडिएटली एक कॉर्पस कलेक्ट होगा. बट अगर 40, 50 या 100 लोग कुछ कॉर्पस देंगे, पहले तो वो इसीलिए नहीं देंगे कि बाकी लोग नहीं दे रहे तो हम क्यों दें या हम ही क्यों करें ये बात, राइट. बट जब वो सब सारे डिलीवर टावर के सब फ्लैट्स पे इक्वली एप्लीकेबल होगा तो देन पीपल विल बी ओके फॉर दैट, राइट. प्लस दे हैव एन फर्दर मोर स्ट्रेंथ टू डू दैट कलेक्शन. आशीष एक जगह माइक मैनेज कर लो ना. एक अभी बात चली थी ट्रांसफ़र चार्जेस की. तो ट्रांसफ़र चार्जेस में मेरा सजेशन ये है कि हम लोगों ने FN टीम से या RP से कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि ट्रांसफ़र चार्जेस का क्या होगा. हम आज यहाँ डिस्कशन हुआ है इस बात पर, तो मैं न्यू इलेक्टेड टीम को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको फॉर्मल वे में करें, जिसके हमारे यहाँ रिकॉर्ड पर भी हो ये सारी चीज़ें कि हमने ये कभी कहा था. सेकंड टाइम वी मेक आशीष फर्दर स्ट्रेंथन दिस इशू. थैंक यू. थैंक्स सर. ट्रांसफर चार्जेस एंड एनहांसमेंट चार्जेस आल्सो जो एनहांसमेंट लगता है प्रॉपर्टी के ऊपर और 2 साल में का आता है वो भी वैसे लोग ऑर्डर से वसूल करते हैं ना अल्टीमेटली दैट वाज गोस इनटू द रेवेन्यूज. The owner that is selling the flat उससे enhancement charges दिए जाते हैं. Yes. सर जस्ट टू आंसर, वो हमने टेकअप किया है RP से फर्स्ट मीटिंग में. सर मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है. हम एक्सपेंडिचर ये सारी चीज़ों की तो बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज RP. हाउ व्हाट इज़ आवर एक्शन लाइन टू कंट्रोल द RP? उसको हम कैसे सुनवाएंगे, हम क्या करेंगे? क्योंकि जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएगा बाकी हम क्यों मर्जी बातें कर ले, एक्सपेंडिचर सब सारी चीज़ें. मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ आवर एक्शन लाइन ऑफ एक्शन टू कंट्रोल द RP. तो बेसिकली देखो हर कोई ये बोल रहा है कि RP को कैसे आप कंट्रोल करेंगे. तो RP को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप एक हम एसोसिएशन बना रहे हैं. इस एसोसिएशन में जब स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ कैसे आएगी? पीपल से आएगी, लोगों से आएगी, मेंबर से आएगी. अगर आप आनिए एक RP के पास जा रहे हैं, हमारे 1200 फ्लैट्स हैं डिलीवर टावर्स, और अगर हम 1200 में से 1000, 900 जो भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने आप ही स्ट्रेंथ आ जाती है. एक बार वो स्ट्रेंथ बन गई तो RP को सुनना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है. और दूसरा ऑप्शन है लीगल. दीज आर द 2 ऑप्शंस. हेलो, मैं तेजपाल हूँ. यहाँ पर टावर नंबर 15 में रहता हूँ और टावर 16 के अंदर ही मेरा एक फ्लैट है. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि समस्या और पॉइंट तो यहाँ लोग बहुत देने वाले हैं. जैसे अभी हुस्साब ने कहा कि आपने समस्या बताई तो कुछ आपका कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए, कोई रास्ता तो बताइए. मेरे को अभी साहब जो गुड़गांव से हैं, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, सचिन जी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये कल इनको मैंने भी कहा कि मेरी उंगली कभी सीधी नहीं होती, मेरी टेढ़ी रहती है. मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी टेढ़ी रहती है. इनको मैंने कहा था शराब से कुछ काम नहीं होने का. इनको कल मैंने फायर फाइटिंग की बात की थी. हमारे पास में ऐसे प्रूफ है. इन्होंने हमको सुविधा दे रखी है मगर वो काम नहीं कर रहे हैं. आग लग जाती है. 2 बार तो मेरे सामने लग चुकी है आग, कहीं कुछ नहीं हुआ. तो हमारे तो प्रूफ है, हमारे पास कागजी प्रूफ नहीं है. अब यदि हमारे को RP कहता है कि आई एम फॉर दी अनडिलीवर्ड टावर्स, तो हमारा खर्चा क्यों ले रहा है? वो हमारा खर्चा तो ले नहीं सकता ना. ट्रांसफ़र फीस जो हम दे रहे हैं, मैंने अभी पिछले साल मतलब ये इसी साल अभी ख़त्म नहीं हुआ 24 के अंदर मैंने उसको जो है कम से कम 3 लाख रुपये ट्रांसफ़र दिया, क्योंकि मैंने फ्लैटें खरीदे हैं. वो पैसे कहाँ गया?
अगर वो वर्क कर रहा है अनडिलीवर्ड के लिए तो मेरे लिए क्यों, मेरे पैसे क्यों ले रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। और ये जो फायर फाइटिंग वाला जो आपने बताया, एटलीस्ट मैंने एक बार बताया थोड़ा सा ये रेज करवाइए मैंने कि मुझसे हमें बात करेंगे तो मैनिफेस्ट मैं तो सीधी चाहिए, बात नहीं वो करता हूँ, मैं और तो टेढ़ी ज़्यादा बात करता हूँ। एग्जीक्यूट करने अब की। कल जो आपने चीज़ बोली थी वो एक बार रिटरेट वहाँ पर जो फायर फाइटिंग पे जाके क्या नाम है कंप्लेंट करिए, दोबारा लग चुकी है, अभी है, इसलिए आपके पास प्रूफ है, क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी का आपने ये लगवाया, क्या बोलते हैं जो भी है, हाँ BCB लगवाया करा, अगर आप मुझे टेक्निकल ये लगवाया करवाया, ये पोजीशन होगी तो। और आज भी ये प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा कोई किससे कनेक्टेड नहीं है। तो मेरा मतलब कि ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए हमारे को किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हम फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मैं नहीं जानता कि ऋतु माहेश्वरी की बात कर रहे थे, या मैं तो सरकार में 40 साल काम किया, मुझे पता कैसे काम होता है, करवाना वाला होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना बकवास करते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार 2 दिन सो जाएगी तो आपके घर लुट जाएंगे। सरकार ही काम करती है, जो प्राइवेट वाले काम करते हैं अपने लिए काम करते हैं, सरकार सबके लिए काम करती है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ऋतु माहेश्वरी ने क्या किया मुझे नहीं मालूम है, मगर आज जो भी आदमी है आप जाएंगे वहाँ पर एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरा अपना सरकारी नौकरी का एक्सपीरियंस बोलता है। दूसरी बात ये है कि हमारा फायर फाइटिंग के तो ऐसा ज़बरदस्त प्रूफ है, एक मुद्दे पर तो नीचे आएगा ना आरपी, फिर वो आना शुरू कर देगा। आपको आपकी ताकत उसको दिखाई देगी, रास्ते बहुत होंगे। दूसरी बात एक ही है, मैंने तो बहुत बार देखा है, एक अननोन आदमी है, बड़ा लाचार है, सब कुछ है, कोई उसको रास्ता दिखा देता है, वो सोशल मीडिया पे कुछ डाल देता है, उसका एक्शन सरकार भी लेती है और प्राइवेट संस्थाएं भी लेती है और आम पब्लिक भी लेती है। तो सोशल मीडिया का भी हम यूज़ करना चाहिए। खाली जो है ना समस्याएं बताने से कुछ नहीं होगा, जो समस्या बता रहे हैं वो सोल्यूशन भी दें। तो मेरी कल से बात हुई थी, मैंने बोला मेरा तो सोल्यूशन यही है, मैं सीधी सीधी बात करता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा शुरू से पैदा ही टेढ़ा हुआ हूँ, तो टेढ़ा ही टेढ़ा रहता हूँ। मैं सुनता नहीं किसी की ज़्यादा। बहुत सी बहुत बढ़िया। 12 11 भी नहीं। किसको रिपोर्ट करता है, ये कौन सा वो है ना NCLT का जोन सा है, उसमें हमारी कंप्लेंट जानी चाहिए कि हमारी सोसाइटी को ठीक से टेक केयर किया नहीं जा रहा। जब तक उसकी घंटी वहाँ नहीं बजाई जाएगी वो नीचे नहीं सुनेगा। नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेंट जानी चाहिए, अगर हमारी आज लिफ्टें ठीक नहीं चल रही है, भाई वी शुड राइट एज ए RW कि हमारी लिफ्टें ठीक नहीं चल रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है। ये जब तक अगर हम सिंपली बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे और वो हमारे पास सुनेगा, वो कभी भी नहीं सुनेगा। वो तभी सुनेगा जब उसके ऊपर की घंटियाँ बजेंगी। हमें मेरे हिसाब से अगर आप काम शुरू कर रहे हो, सबसे पहला काम हमारा स्टेप यही होना चाहिए कि RP को जहाँ जहाँ से हम हिट कर सकते हैं, मेल से जिस डिपार्टमेंट में मेल भेजें, रेगुलर बेसिस पे मेल जानी चाहिए कि हमारी ये परेशानी आ रही है, हमारी ये परेशानी आ रही है, उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जाए, तभी वो आपको सुनेगा। अदरवाइज जब उस पर प्रेशर नहीं आएगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। आपसे वो क्यों सुने, आपकी वो सुनने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, ना आपने उसको पैसे देने। और आज की डेट में उसकी जितनी भी फीसिस हैं वो हमारे खर्चों से ही जा रही है, इसीलिए वो आपसे शेयर नहीं करता, क्योंकि जिस दिन वो ये शेयर कर देगा उसको ये समझ आ जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि उसकी सैलरी भी, सारे खर्चे जितने ये अनडिलीवर्ड के भी हैं, वो सारे के सारे वहीं से जा रहे हैं। इसीलिए आपको वो अकाउंट नहीं शेयर करता। नहीं तो उसको क्या परेशानी है एक अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देने में कि क्या हमारा खर्चा है, वो इसीलिए घबरा रहा है, क्योंकि उसको पता है जिस दिन उसने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे दिया, सबकी जितनी हमारी मीटिंग्स हो रही है, COC की मीटिंग्स, RP, AR, ये सबकी सैलरीज वहीं से जा रही है। तो ये तो हमें ऊपर कंप्लेंट बाजियाँ करनी पड़ेंगी, तभी ये काम हो पाएगा सर। दिस इज माई सोल्यूशन। आइए ना प्लीज। नमस्कार सबको। जैसे इन्होंने कहा कि इन सबको बोलना चाहिए, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं इनके बिहाफ पर, लेकिन हमारे मेंबर्स हैं कहाँ बताएं? थोड़े से मेंबर्स हैं, सिर्फ इन मेंबर्स को लेकर तो एक नहीं फाइट कर सकते। हाँ, मेंबर्स को आना चाहिए, तभी हमारी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं। ऑल द बेस्ट। अभी 4 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो देखिए कितनी एक्टिविटी शुरू हो जाती है व्हाट्सएप पे।
आज की डेट की अगर आप फिजिबिलिटी देखें तो जो मोडस ऑपरेंडी अभी चल रहा है उसी में ही हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ अनडिलीवर्ड टावर्स का। अब जैसे अनडिलीवर्ड टावर्स ने जो अपना कलेक्शन शुरू किया, उन्होंने अपने अपने टावर्स का एस्क्रो अकाउंट बनाया और उसमें अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट किया कि वो पर्टिकुलर टीम उस पर्टिकुलर अकाउंट का ऑपरेशन और उसके एक्सपेंडिचर को डील करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे वो चीज़ तो नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ तो बन रहे हैं हर एक के टावर तो उस हिसाब से। बट यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा थिंकिंग हम स्लाइड पे सोच रहे हैं कि कल को अगर मान लीजिए उसी अकाउंट में भी जाता है, ठीक है, उसका जो भी खर्चा होगा ना वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की अथॉरिटी के साथ ही खर्च होगा, उसके अलावा नहीं खर्च होगा। रही बात सेपरेट की, सेपरेट भी ऑप्शन बन सकता है, बट अगेन जैसे मैडम ने बताया वो तभी बन सकता है जब हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि भैया मैंने उसके 900 आदमियों से कलेक्ट करना है, वो ऐसे तो होगा नहीं। वो वैसे ही होगा जो अभी जैसे मैं बिजली का बिल और मेंटेनेंस का बिल एक ही साथ देता हूँ। हाँ तो बन जैसे आपने बताया आप भी RWA के मेंबर रहे, बाई गॉड ऑफ ग्रेस मैं भी 3-4 RWA का मेंबर रह चुका हूँ, इसलिए सिंकिंग फंड, कैपिटल फंड, ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे AOA बन जाए या RWA एक प्रॉपर वे में हैंडल करे। RP इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग ऑन दैट मेंटालिटी, इज़ जस्ट जैसे बताया आया पैसा खर्चा किया, कैसे खर्चा किया किसी को नहीं पता। तो व्हाट यू आर सेइंग, वी आर ग्रेजुअली बिकॉज पर्पस ऑफ मेकिंग, जैसे ऑलरेडी सत्येंद्र की एक एसोसिएशन है, अजय की है, सुनील कांत शर्मा की है, ये एसोसिएशन बनाने का पर्पस ही वो है कि हम अब आज की डेट में जो डिलीवर्ड लोग रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। हम अब मान लीजिए मैं सुनील कांत शर्मा की एसोसिएशन की बात करूँ, अगर वो कहने को तो बोल देगा कि मेरे पास 1000 आदमी है, बट अगर टेक्निकली देखो तो वो एसोसिएशन आज की डेट में डिफंक्ट है, लीगली भी डिफंक्ट है, वैसे भी डिफंक्ट है। तो उस चीज़ को हम ना जाएँ, अभी जो बनी है उसको आगे ग्रेजुअली वैसे लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरा एक अनडिलीवर्ड में भी फ्लैट है। अब आपकी जो हमारी रोड है दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उन्होंने उसमें डाला हुआ है। तो अगर हम अलग बनाने की बात करेंगे मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपकी मानेगा, पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो हमारा प्रपोज आ रहे हैं, अगर हम डिलीवर टावर वाले सारे इकट्ठे मिल जाए और उसको पकड़ के कहें कि भाई तू ये बना दे, तो प्रॉब्ली स्टिल दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और जो हमारा टोटल आउटफ्लो ऑफ मनी होगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, प्रॉब्ली अगर उस प्रपोज आरए के थ्रू जाते हैं तो हम उस फंड को माइनस भी करवा पाएंगे अपने उसमें से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। सर जो पॉइंट आप बोल रहे हैं ना, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने RP को बोला था। अभी क्या है, आप जो प्रपोज आरए की बात कर रहे हैं, अब आप मैं एक सिंपल से आपसे बात पूछूँगा, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब मान लीजिए ये पर्टिकुलर टावर्स अगले 5 साल तक नहीं बनते, ठीक है, आप डिलीवर्ड में भी रह रहे हैं, आपका अनडिलीवर्ड। वुड यू लाइक दैट यू विल वेट टिल दैट टाइम? बिकॉज आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, प्रपोज आरए का कहना ये है कि भैया मेरे को तो पहले पैसे दो, कुछ पैसा दो, तब जाके मैं काम शुरू करूँ। ठीक है, अब आप जो डिलीवर टावर्स वाले हैं उस चीज़ के लिए भी हम कन्विंस कर सकते हैं, बट वो सिचुएशन लाने के लिए यू हैव टू हैव दैट एग्रीमेंट विद द RP और विद द PRA कि भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए आपका टोटल प्रोजेक्ट का रोड का कॉस्ट आ रहा है 10 करोड़ रुपये, इसका आ रहा है 3 करोड़, ठीक है, दैट प्रोपोजिशन ही नीड टू एग्री एज वेल एज, जैसे अभी आपने बोला आपके अनडिलीवर्ड टावर्स वालों को भी एग्री करना पड़ेगा। डू यू एग्री? बिकॉज एवरीथिंग ही इज पुटिंग इन द COC। अभी एक एग्जांपल हमने लिया था, अगर आपको याद होगा, हमने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स को COC से बाहर रखने की बात की, ठीक है, वो हम लोगों का, हमारी टीम का ही आइडिया है, बट उसने उसको भी घुमा दिया। और टेक्निकली देखा जाए ऑपरेशनल, अगर मैं आज मेंटेनेंस दे रहा हूँ उसमें अनडिलीवर्ड टावर्स का क्या रोल है? तो सर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कह रहे हैं, वो हमने वो मोडस ऑपरेंडी भी हम लाइन में थे, तो देखते हैं उसको, अगर वो भी हो सकता है तो वो करेंगे। या उसमें
इंडस्ट्री के 10 साल कंप्लीट नहीं होता तो हम सड़क भी नहीं मिलेगा। वही है। आप एक चीज़ और सुनिए सर कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि PRA इज एडमेंट अबाउट पुटिंग हिज आइडियाज ऑन अस। वो कहता है यहाँ पेवर नहीं बनाऊंगा, तो नहीं बनाएगा भाई। अगर पेवर में मेरा मान लीजिए 50 लाख में बचते हैं तो वाई शुड आई नॉट गो फॉर पेवर्स? आपका आइडिया बिल्कुल सही है। नहीं, इस पे भी प्रोपोजिशन पे बात हुई थी हमारे लोग जब RA भी आए थे और RP साहब भी थे कि ठीक है, जो हमारा जो काम जो पेंडिंग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो आप करिए, जो हम जो बाद में अल्टीमेटली हमने एज ए पार्ट ऑफ RA प्लान करी उसमें एडजस्ट हो जाएगा, हमारे जो पार्ट कंट्रीब्यूशन देंगे। बट उसमें ये था कि हम ऐसे आपको पेमेंट नहीं देंगे। मतलब आप थोड़ा सा कि आप ये करिए, इट हैज़ टू बी शेड्यूल कि हम इतना काम करेंगे तो ये पैसे लेंगे, आपसे 50 रुपये इसके लेंगे तो हाँ, बट तो भी मोडेलिटी वर्कआउट होगी। इस पर ये इनिशियल बात हुई थी, लेकिन ये क्या है RAP साहब हमारा वो कुछ हमारे मतलब देखते नहीं ठीक से, थोड़े नजरों से कोई भी हमारी निपटती मुश्किल ये है, उनको थोड़ा सा वही है। छोटे छोटे एफर्ट में सब लोग काम करते रहते हैं, तो है फील एनीथिंग बैड अबाउट योरसेल्फ, ऐसा ही है। शेयर करना है नमस्कार, मैं कर्नल विजय छिब्बर हूँ और यहाँ टावर 11701 में। थैंक यू। मेरा इतना ही कहना है, ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं ये भी हमारे जैसे रेजिडेंट्स हैं, ये एलियन नहीं है, ना ही मंगल ग्रह से आए। हम पहले किसी के ऊपर शक करते हैं, वो आजकल का ट्रेंड है, और अगर वो शक दूर हो जाए तो उसके बाद हम विश्वास करने की कोशिश करते हैं। हम में से किसी ने या कितनों ने ब्लाइंडली इनके ऊपर फेथ करने की कोशिश की। लेट देम एटलीस्ट, वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट 1 or 2 एवर रेज देयर हैंड्स। मेरा पॉइंट ये है, कुछ काम तो करने दीजिए। उंगलियां और क्वेश्चन तो बहुत सारे उठाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ हों तो आप भी इधर आ सकते हो, ज्वाइन देम, देन फेस द म्यूजिक एंड द सेम क्वेश्चंस, प्लीज आंसर देम। you are part of the system as much as they are। आप भी वही इश्यूज फेस कर रहे हो जो ये कर रहे हैं, तो आप आके इनकी मदद करिए या यहाँ पे बैठिए और जवाब दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, नथिंग मोर आई विश टू से। इफ यू आर रियली वांट टू हेल्प देम, गेट एट लीस्ट 2 to 3 of your friends who are there as owners and let them make the members of this particular society, if you are really true, rather than just saying and questioning, raising questions. It doesn't make you anything great. Thank you very much. Sorry for my little being offensive. थैंक यू चिपड़ साहब, कर्नल चिपड़। इनफैक्ट मैं और कोई अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आप आ जाइए इधर। मीन वाइल आई लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी, नहीं, प्लीज़ आइए ना, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, कुछ नहीं है, वी आर नॉट टेक, नो, वी आर नॉट लुकिंग एट फ्रॉम दैट एंगल। नहीं, मतलब बिल्कुल मैम, हमारा कोई अदर कोई एजेंडा नहीं है अपार्ट फ्रॉम द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इसके अलावा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। प्लीज़ बी क्लियर ऑन दिस, वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ जी, देखिए, जो ऑडियंस इस साइड बैठी है ना, वो हमेशा स्टूपिड ही होती है।
जो स्टेज के उस साइड बैठा है ना वो हमेशा इंटेलिजेंट है। जब भी हम नहीं सुनिए अब लेट मी That is your perception, sir. We don't think any of you are. परसेप्शन ये We are the same. आई डोंट माइंड टू आर्ग्यू ऑन दैट पार्ट। मैं विदुर भारद्वाज के सामने भी ऐसी मीटिंग अटेंड की जहाँ पे विदुर भारद्वाज कहता था मुझ पर विश्वास करो, बाकी सब ठीक है। सुनील कांत वाले टाइम पर भी हमने ये मीटिंग अटेंड करी है। हमने 4-8% जो रेज हुआ एरिया उसमें भी पैसे दिए हैं। तो जो स्टेज की उस साइड होता है ना उस पर सब विश्वास करने के लिए कहते ही हैं, और जब वो कहते हैं ना तो सामने से ऑपोजिशन से आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उसको देने से डर रहे हो या आपको ये लगता है कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो ये आपका भी बिलीव गलत है। नहीं ठीक है, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। बताओ 5 बार ठगा हुआ आदमी 6ठी बार फिर आके बोल रहा है कि यार वो सारे चोर थे, मैं ठीक हूँ, मैं आप पे कैसे विश्वास करूँ? मैं तो कह रहा हूँ आप चोर हो। हम सभी ठगे हुए हैं, आप भी इस टीम में आप ही में से तो हम नहीं, हम लोग भी तो आप ही लोगों में से हैं। अरे आप गलत ले गए सर, गलत अमित जी चाह रहे हो आप इधर आओ। नहीं अमित जी एक क्वेश्चन है आपसे। लास्ट टाइम जब आपसे पैसे या जो भी चीज करी गई थी तो उन्होंने बोला था कि कम एंड बी द पार्ट ऑफ इट। सर सबका यही था। आंसर हाँ या ना में दीजिए, आंसर हाँ या ना में दीजिएगा। आपसे सिर्फ पैसे मांगे? नहीं सर, एक मिनट, जस्ट अ सेक। हर क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना नहीं हो सकता, मेरे को ब्रीफ करने दीजिए। हाँ सर चलिए। आपने क्वेश्चन हाँ में ना में नहीं दिया ना, मेरे को हाँ ना में ब्रीफ करने दीजिए। जब विदुर भारद्वाज बैठता था वो कहता था ये प्रोजेक्ट में हर 3 महीने या 6 महीने में एक टावर खड़ा करके दे दूंगा, आप मेरे को एडवांस पैसा दे दो। हम लोगों ने दिया एडवांस पैसा, ठीक है। एडवांस पैसा देने के बाद हम लोग जब आगे बढ़े, टावर मिले हमें 16-17 में, क्या 15 या 16 के आसपास मेरे को इसका पोजीशन मिला। फिर जब हम आगे बढ़े तो फिर दूसरा IRP आ गया, वो इंसॉल्वेंसी में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, घूम फिर करके आदमी उस साइड तो पकड़ ही नहीं पाता किसी को। सर मैं बताऊंगा, हम विदुर भारद्वाज नहीं हैं, हम आप में से ही हैं। नहीं अमित साहब आपने जवाब नहीं दिया। नहीं सर जवाब का वेट कर रहा हूँ आपके। क्या विदुर भारद्वाज ने आपसे बोला था कम एंड बी द पार्ट ऑफ इट? सुनील कांत शर्मा जी ने बोला था कम एंड बी द पार्ट ऑफ इट, ये बोला था? नहीं सर, आई हैव उन्होंने पैसे मांगे। देखिए वहाँ पे और यहाँ पे फर्क है, ये मुझे लगता है कि एक फर्क जरूर है, और फर्क है कि नहीं पता नहीं मुझे, वो तो आप लोग भी अनुभव करेंगे कि हम लोग भी यहीं रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। एक फर्क है जो शायद विदुर में नहीं होगा, ठीक है, ये तो एक फैक्ट है। दूसरी